नमस्कार, खरा सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और मेरे साथ अजय और प्रियंका भी हैं। आज कई मानों में ऐतिहासिक दिन के तौर पर है। सबसे ऐतिहासिक दिन तो आज इसलिए माना जाता है क्योंकि आज टीचर्स डे है। हम सब चाहे कितने नटखट क्यों ना हो, कितने होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक चीज़ नहीं भूल सकते, वो टीचर्स का योगदान अपनी ज़िंदगी में। आज हम अगर आपके सामने बैठे हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे टीचर्स के सामने आता है। अगर आज आप कोई भी सक्सेस पाते हैं तो उसका बहुत बड़ा श्रेय आपके टीचर्स को जाता है। तो इसलिए आज के दिन उनको शत शत नमन करने का दिन है, उनकी आराधना करने का दिन है और उनको अपना समर्पण दिखाने का दिन है। अजय, आपने भी अपने ही स्कूलिंग के अंदर, कॉलेज के अंदर ऐसे कई वाक़या होंगे जो आपको अभी भी याद होंगे, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि शायद वो टीचर उस समय हमको नहीं डांटते, उस समय हमको वो बात नहीं कहते, तो आज हम वो सीख नहीं ले पाते जो जीवन में बहुत काम आ रही है। ऐसे कुछ वाक़ये होंगे आपके पास भी? जी हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। मैं तो बिल्कुल आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे टीचर्स हमें कुल मिला के मोल्ड करने में और हमें एक डायरेक्शन और शेप देने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मेरे फाइनेंस के प्रोफेसर धीरज मिश्रा मेरे कॉलेज में MBA के टाइम पे उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बहुत बड़ा योगदान था उनका फाइनेंस और शेयर मार्केट की तरफ मेरी रुचि बढ़ाने में। तो उनको हमेशा याद करता हूँ, आज भी याद करता हूँ। टीचर्स डे के दिन, गुरु पूर्णिमा में भी उनको याद करता हूँ। वो अभी भी अक्सर मुंबई आते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। वो फाइनेंस के बड़े बड़े माहिर ज्ञाता हैं और उन्होंने मुझे बचपन से ना कॉलेज के टाइम से ही वो कभी भार नहीं फील होने देते कि फाइनेंस मतलब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सरल सादी भाषा में उन्होंने रुचि कराई थी। लेकिन वो तो खैर ऑफकोर्स मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा। लेकिन अगर आप बड़े तौर पे देखें तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको बाजार की तरह, एकदम जैसे बाजार में होता है वैसे ही जीवन में भी होता है। और बाजार एक बहुत बड़ा शिक्षक है। अगर आप देखें तो शेयर बाजार और ज़िंदगी से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमने अपने एडिटोरियल टीम से डिस्कस करके अपने व्यूअर्स को याद दिलाने के लिए रखी हैं। शेयर बाजारी और ज़िंदगी के 10 सबक जो हम सब सीख सकते हैं। शेयरों की तरह भी बाजार, शेयरों की तरह जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। शॉर्टकट से पैसा ना कमाएं, एक हार्ड वर्क और एक योजनाबद्ध तरीके से जीवन में भी चलें, स्टॉक मार्केट में भी चलें। अफवाहों पर ध्यान ना दें, हमेशा सच को जानने की कोशिश करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, चुनौतियों के बावजूद आगे बढ़ना, हौसला रखें। ये जीवन में भी करना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में भी करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हम निकाल के लाएं। लेकिन प्रियंका, आपको टीचर्स डे के दिन क्या सबसे पहले किसका चेहरा याद आता है? आपकी टीचर जो आपको कॉलेज में बंक करने के लिए पकड़ती थी दिल्ली के कॉलेज में तो बंकिंग बहुत चलती है। हाँ, बहुत चलती है और बहुत बार पकड़ लिया था पहली बार ही, इसलिए शायद दूसरी बार का चांस ही नहीं मिल पाया, पेरेंट्स को बुला लिया गया एंड ऑल दैट। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स वो वाला तो एक सबक था ही। लेकिन उसके बाद जिंदगी तो हर दिन सबक सिखाती है अजय। आप जैसे बता भी रहे हैं कि शेयर बाजार और जिंदगी, हम पहली स्कूलिंग बिगिंस एट होम। आप पेरेंट्स से सीखते हैं, फिर आप टीचर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, जिंदगी से सीखते हैं। और बहुत बार जो मुझे एक बात बहुत हमेशा याद रहती है, ये तो आप वॉरेन बफेट के, ऑफ कोर्स ये तो सबसे बड़े गुरु हैं शेयर बाजार के। उनके गुरु मंत्र को तो आज इनके गुरु मंत्र पे तो कितने लोगों ने पैसा बनाया भी और पैसा बचाया भी है। लेकिन ना, जो बड़ी एक चीज़ होती है जो मेरे लिए बहुत क्लोज थी, जो मैं हमेशा याद रखती थी, वो ये कि जिंदगी में ना हमेशा सफल होना हर कोई सिखाता है अजय। अचीव करना है, सक्सेस करनी है। लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं मिल पाती या जिंदगी में वो प्लान नहीं बन पाता जो आपको चाहिए था, तो क्या करोगे? तब क्या करोगे? लोग तो फंस जाते हैं उसमें। तो उस समय आपको सफलता के साथ जूझना भी कुछ टीचर सिखाते हैं, कुछ सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग जो आप और हर स्टेज पे सीख मिलती है, सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं। स्कूल कॉलेज के बाद प्रोफेशनल टाइम पे, आपके रिलेशनशिप्स पे, आप बच्चों के टाइम पे। तो आई थिंक बहुत सारा योगदान जो हमारे अच्छे लाइफ कोचेस का होता है, अच्छे ऑथर्स का होता है, उसे जरूर याद रखना चाहिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए, कुछ हमने चुनिंदा जो गुरु हैं, राकेश जी, पूरा परिवार, 89 परिवार ने बहुत कुछ सीखा है उनसे। बफेट साहब, मैं 24 साल का था जब मैं पहली बार बफेट साहब का नाम सुना था। कभी जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जैसे एकलव्य जो है अर्जुन और द्रोणाचार्य को प्रैक्टिस करते हुए देख के दूर से सीखता था, वैसे मैंने आरजे से और बफेट साहब से, आरजे से तो बहुत मुलाकात हुई, लेकिन बफेट साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन दूर से ही उनके लेटर्स, उनकी कॉमेंट्री से बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपकी सीखने की चाह हो तो आप काफी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बाजार की बातचीत, ये तो हम पूरे दिन चलते रहेंगे।
अच्छा प्रियंका, आपने अपने 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 फेवरेट टीचर की मैंने भी एक image कोट लिखी? भेजा एग्जैक्टली मैंने तो बताइए बोला तो। था वो तो लाइफ कोच है। देखिए इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं बता रही थी कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि जहाँ आप फंस गए अटक गए, बहुत लोग अपने हिसाब से प्लान नहीं बना पाते हैं या डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते। आप देखिए बड़े बड़े लोगों को देखें, आप न्यूटन को देखें, आइंस्टाइन को देखें, अगर वो लोग सक्सेस पाने की उस जद्दोजहद में अगर पहली बारी थक के हार के बैठ गए होते तो क्या सक्सेस मिलती? सही बात है। तो पॉल कोएल्हो का एक कोट है जो बहुत ही फेमस है कि आपकी जिंदगी में यू हैव टू मूव ऑन, सिर्फ पन्ना पलट दीजिए, बुक को नहीं बंद करना आपको। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा फेवरेट है। ये मेरा आपने फेवरेट इस है, वाले कोट से काफी कुछ सीखा बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। बिल्कुल शानदार। डिम्पी बाबू, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे अपने फेवरेट टीचर के बारे में? नहीं अजय, आपने इतने अच्छे से बात सारी की सारी रख दी है कि मेरे पास अब ऐड ऑन करने के लिए कुछ है नहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि आप सीखिए भी, सब कुछ करिए, थोड़ा नटखट भी बनिए। वो आपकी अंदरूनी बच्चे को मरने नहीं देता, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा नटखट के साथ भी ये चल जाएगा काम। आप बड़े नटखट थे लग रहा है कॉलेज स्कूल में, लोगों को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं और नटखट बने रहने का। लेकिन हाँ, अंदर का बच्चा जो है वो जिंदा रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आप। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। और अब अजय ग्लोबल मार्केट्स पे आ जाए एक बार, आप जरा ग्लोबल मार्केट्स बता दें। जी हाँ, देखिए ग्लोबल मार्केट में एक तो लेबर डे की छुट्टी हो रही है यूएस में, तो बहुत क्लियर ट्रेंड्स नहीं है। लेकिन एक दो बातें मैं बहुत कहना चाहूँगा जल्दी से, वो ये कि साउथ कोरिया का जो इन्फ्लेशन डेटा आया ना वो बढ़ के आया है। आज ऑस्ट्रेलिया अपना होल्ड पे रखेगा, उम्मीद तो बाजार को यही है, रेट हाइक की ट्रेजेक्ट्री। तो बहुत ज़्यादा क्लियर साइन नहीं है। ये जो पावल साहब बार बार कह रहे हैं कि डेटा अभी तक पूरी दुनिया में वन साइडेड वीकेंड नहीं हुआ, ये बात सही है। और साउथ कोरिया का जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है ये यही दिखाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, आज यूबीएस ने बड़ी अच्छी एक ग्लोबल नोट निकाला है और इसमें कहा है कि यहाँ से लेकर नवंबर तक के डेटा को उतना मत देखिए। नवंबर का जो पॉलिसी डेटा आएगा, नवंबर मिड में एक फेड की मीट भी है, नवंबर की जो फेड मीट है वहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव स्टांस में उम्मीद है। नवंबर तक का डेटा पैची रह सकता है और हुआ भी। अगर आप देखें पैची था डेटा, कभी मजबूत कभी कमज़ोर, बाजार कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन नवंबर की जो पॉलिसी मीट है वहाँ पे उन्हें उम्मीद है कि वाकई में फेड का स्टांस बदलेगा और नवंबर का जो इकोनॉमिक डेटा है वो वाकई उतना कमज़ोर होगा कि फेड को अपना स्टांस बदलना पड़ेगा और वहाँ से रेट कट की संभावनाएं शुरू होंगी। नवंबर बहुत दूर नहीं है, 2 ही महीने के अंदर नवंबर का डेटा आ जाएगा, तो अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है। ओवरऑल देखा जाए तो यूएस मार्केट से कुछ खास एक्सक्यूज़ नहीं है क्योंकि बाजार बंद था और ऑफ कोर्स फ्यूचर्स दिखा रहे हैं कि मामूली लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बट एक्शन इंडियन मार्केट में बहुत हो रहा है। बिल्कुल, इंडियन मार्केट्स में एक्शन पूरा है। मेटल्स देखिए ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड लेवल पर है 7 महीने के बाद। आईटी, लार्ज कैप आईटी चल रहे हैं। सो ओवरऑल लार्ज कैप्स ने तो कल कमाल करा, ऐसा लगा सब वापस आया। देखिए पहली बात तो ये कि फ्राइडे की जो सेकेंड हाफ की शॉर्ट कवरिंग थी वो कल जारी होती हुई नजर आई है। कल सिर्फ 19,500 के ऊपर ही बंद नहीं हुई है इंडेक्स। अगर आप देखें बैंक निफ्टी भी 44,500 के ऊपर बंद हुई है, तो ये मजबूती का साइन है कि फ्राइडे की जो जबरदस्त रैली दिखी थी, अब इंट्रा दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक निफ्टी, तो वहां पे आपको नजर आई कि पहले आधे घंटे में 1 घंटे में बॉटम बन गया और वहां से जो अच्छी अप मूव दिखाई दी वो फ्राइडे की शॉर्ट कवरिंग रैली की का एक्सटेंशन है एक तरह से, देख लीजिए। दूसरी बात, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लेके आइए। कल हमने एक बहुत अच्छा साइन देखा, वो ये था कि ब्रॉड बेस्ड मूव था। स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स डेज हाई पे बंद हुए और साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी चल रहे थे। कल बहुत मजेदार 2-3 रिपोर्ट्स आई जिसके बारे में चर्चा हो रही थी। यहाँ 18 स्वदेश हमने सबसे पहले आपको बताई थी, जो जेएम ने 1000 पॉइंट निफ्टी की भविष्यवाणी की है सितंबर में। मान लीजिए थोड़ा डिस्काउंट कर दीजिए, 1000 पॉइंट नहीं चला, फिर भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये कोइंसाइड कर रही है बाजार के एक्शन से जो जेएम ने कल रिपोर्ट निकाली। दूसरी बात, अभी हम डिम्पी से ये बात करेंगे, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन वापस आना शुरू हो गई है। मेरे हिसाब से 41, 45 के नीचे बॉटम बनी थी, वापस 50 के ऊपर आ गई हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफआईएस की रुचि बढ़ रही है। अगर आप कैश में देखें वहां पे भी सेलिंग कम हो गई है, अब आपको मोर बाइंग दिखाई दे रही है। तो अगर ये वाकई चेंज इन शिफ्ट हुआ तो आपको ये रैली दिखेगी। तो इस समय आपको पुल बैक्स पे खरीदारी का ही रुझान रखना चाहिए। जी हाँ, जैसे प्रियंका ने बताया और हम आपको Q2 स्ट्रॉन्ग जीडीपी के आंकड़े 1.5 महीने पहले आए थे, तब से हम बता रहे हैं यूएस के कि ग्लोबल सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा मंदी मत करिए। मेटल में भयंकर तेजी, उसके बाद स्टील प्राइस हाइक की बात, और आईटी में जबरदस्त तेजी। तो ग्लोबल सेक्टर्स जो है वो आपको इस समय मजबूती दे रहे हैं।
आपके बेंचमार्क्स में। बट उसके अलावा भी सीमेंट, स्टील, ये तो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, यहाँ भी अपग्रेड्स, प्राइस हाइक्स की बात जो कर रहा हूँ। कहाँ पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए और सावधान रहना चाहिए। एक तो जेफरीज ने आज एक नोट निकाला है, और वैसे भी अगर आप देखिए पावर स्पेस बहुत तेजी से चल गई है। सेलेक्ट पावर स्टॉक्स में जहाँ बहुत तेजी से चाल आ चुकी है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की आपको साइंस दिख रही है, संकेत दिख रहे हैं, वहाँ पे आप थोड़ा मुनाफा वसूल करिए। NBFC, चोला, पूनावाला, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, वहाँ पर भी आपको एक तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और आपको थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है, तो वहाँ से आप बच के रहें। PSUs में, नॉन बैंकिंग PSU में भी बहुत भयंकर तेजी है, एनर्जी, कोल इंडिया वगैरह, वहाँ के तेजी की संभावना बना के रखिए। पोजीशन लाइट है और इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा है नहीं। कई सारे नॉन बैंकिंग PSUs में ओनरशिप का मामला एकदम क्लियर है, तो वहाँ पे आपको अपसाइड मिल सकती है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो डोमेस्टिक मार्केट की बात हुई। FNO पे जाने से पहले एक बार 4 बड़े ट्रिगर्स भी अजय समझ लेते हैं आज के, कि कौन से बड़े ट्रिगर्स। तो ब्रीफली हमने ग्लोबल मार्केट्स को टच किया, डोमेस्टिक मार्केट पे बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन इन स्पेसिफिक ट्रेड्स कहाँ मौके मिल सकते हैं। तो आपको यूएस मार्केट से इस वक्त तो कोई बड़ी ट्रिगर मिलेंगे नहीं, क्योंकि यूएस मार्केट कल बंद थी, लेकिन हाँ, डाउ फ्यूचर्स इस वक्त आपको थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। और दूसरे जो ट्रेड्स दिखेंगे, हीरो मोटोकॉर्प का आज शेयर फोकस में रहेगा। उन्होंने एक निवेश करने का, यहाँ एथर एनर्जी में 550 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात सामने आई है, तो देखना होगा। हीरो मोटोकॉर्प मोमेंटम में है भी, उस पर बात करेंगे। M&M के बहुत अच्छे नंबर्स आए, डिसबर्समेंट फिगर्स। M&M प्रेशर में था, अगस्त पूरे मंथ में कम से कम 20-25% टूट चुका था, लेकिन अब क्या यहाँ पर अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मौका बनता है, उसको बात करेंगे। IEX का बिजनेस अपडेट है, वहां पर ये स्टॉक भी चल रहा है, यहाँ पर क्या फर्दर ट्रेड के मौके बनेंगे। और प्राइमरी मार्केट से विष्णु प्रकाश की जो लिस्टिंग है आज, उस पर किस तरह की लिस्टिंग पर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अब डिम्पी के पास चलते हैं। तो FIs की सेलिंग तो थोड़ी कम हुई है, और लॉन्ग शॉर्ट रेशो भी हम देखें तो बढ़ती हुई दिख रही है। डिम्पी, इस वक्त इंडेक्स पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है? देखिए, मैं उसी FIs के नंबर से शुरू करूंगा जहां पे अजय भी क्वेश्चन भी कर रहे थे। देखिए, फ्राइडे तक FIs का जो एवरेज नंबर था वो 45-46% के आसपास का था लॉन्ग साइड पे। एकाएक, मतलब फ्राइडे से जस्ट पहले थर्सडे तक, फ्राइडे को एकाएक वो नंबर 50% पे हो गया। आज वो नंबर 51% पे है। डेट मीन्स मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस अब जो FIs का है वो लॉन्ग होल्डिंग के तौर पर है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि DIs की होल्डिंग कम हुई है या फिर रिटेल की होल्डिंग कम हुई है, उनकी भी होल्डिंग कम नहीं है, बट FIs का जो शॉर्ट था सिस्टम में वो थोड़ा सा उन्होंने कम किया। इसलिए आप ये जो 2-3 दिन से अच्छा फील गुड फैक्टर कर रहे हैं ना, ये FIs की बदौलत है कि जो FIs अब 51% लेके आए हैं। DIs को नहीं भूलना चाहिए, वो भी हैं, लेकिन फिर भी FIs थोड़ा एग्रेशन दिखाता है जब मार्केट के अंदर, तो उसका असर आपको जस्ट विजिबल हो जाता है, तुरंत विजिबल होता है, उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ती। अब आते हैं जरा निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ। शॉर्ट कवरिंग और होनी थी क्या? यस, हुई है, शॉर्ट कवरिंग और हुई है, बट निफ्टी के अंदर थोड़ी कम हुई है। कल एक्चुअली हो क्या रहा था कि थोड़ी चर्निंग फिर से हो रही थी इंडाइसिस के अंदर, जैसे कि IT वगैरह सामने निकल के आया, लेकिन FMCG और 2-4 बैंकिंग थोड़े वीक थे, तो इसलिए थोड़ा वो हेज हो गया। लेकिन अपने आप में देखेंगे तो, क्योंकि एक ये सीरीज हम लाइट्स नोट पे लेके आए हैं। ऑलरेडी पिछली बार जब हम आए थे तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, इस बार हम आए हैं तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेके आए हैं। तो ऑलरेडी सिस्टम में वैसे भी हल्कापन बहुत है, ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है, तो स्क्वीजिंग ज़्यादा नहीं कर सकते आप एक काम कर सकते हो, बेस बना के खरीदारी कर सकते हो, जो टिपिकली आपको थोड़ा थोड़ा आती हुई दिखेगी, क्योंकि कल की क्लोजिंग 19,500 के ऊपर है। अब आप एक नोच अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लीजिए, ये 19,300 से 19,400 आपको स्टॉप लॉस कर लेना है, और आपका रेजिस्टेंस एरिया अभी भी बाकी है, जो कि ब्रेक होना बाकी है, वह है 19,600-650 की रेंज। एक बार ये ब्रेक हो गई, फिर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होती, फूक फूक के थोड़ा डर डर के कदम उठाइएगा। कदम उठाइए, बट थोड़ा कॉशियस के साथ कदम उठाइएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी ब्रेक नहीं हुए हैं। ये निफ्टी का हाल था। क्या, तो ये तो निफ्टी का हाल हुआ। अब बैंक निफ्टी भी बताएं डिब्बी, क्योंकि बैंक्स तो वापस आते हुए क्लियरली दिख रहे हैं, और वहां पर आपको किस तरह के कौन कौन से स्ट्राइक पे बड़ा एक्शन दिख रहा है? देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर ना कल फिर से 5% का ओपन इंटरेस्ट घटा है। पिछले 2-3 दिन से करीब 10 से 15% का OI घट चुका। अब जो कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं सिस्टम में, वो ओपन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मात्र 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट है। आप इससे ज़्यादा स्क्वीज नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि सीरीज की शुरुआत हुई है। इसलिए बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा साइडवेज हो जाए, और IT को मौका दे दे, थोड़ा मेटल्स को मौका दे दे कि आप आगे आ जाएं। तो इसलिए बैंकिंग का बिहेवियर अभी भी थोड़ा डाउटफुल है एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर आप मेरे से पूछेंगे कन्विक्शन का लेवल हाई कितना है दोनों
दोनों में से तो मैं बोलूँगा निफ्टी के अंदर ज़्यादा है, मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर अभी थोड़ा कम लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर भी शॉर्ट कवरिंग अभी भी जारी है, इसके अंदर फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप नहीं आ रहा है, तो मेरे लिए भी एक कंसर्न है कि आप शॉर्ट्स कितने कवर कराओगे। ऑलरेडी तो आपने 15% ओआई घटा के शॉर्ट्स को कवर करवाई दिया। 44,800 हमने यहाँ पे मार्क किया है रेजिस्टेंस के तौर पर। जब तक ये पार नहीं होता एग्रेशन के साथ बैंक निफ्टी पे नहीं आना है। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट एरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो अब वो 44,000 से बढ़कर 44,300-400 के रेंज में आ गया है। यहां पर अपना आप सपोर्ट रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो ये तो हुई अब इंडेक्स पे बात। अब दो स्टॉक्स जो ध्यान में रखने होंगे डिम्पी। देखिए, भले हम बैंक निफ्टी पे बुलिश नहीं है, लेकिन बैंकिंग काउंटर्स पे काफ़ी बुलिश हैं और उसमें भी सरकारी बैंक ज़्यादा अच्छे हैं। आप बैंक ऑफ बड़ौदा को ज़रूर चेक कर सकते हैं। हमने चार्ट भी ड्रॉ किया बैंक ऑफ बड़ौदा का और डाटा भी आपके सामने है। पहले हम बता देते हैं, इसके अंदर फ्रेश फ्यूचर्स के अंदर खरीदारी होती हुई दिख रही है हमको। दूसरा, इसके अंदर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा है, ब्रेकआउट का कैंडिडेट है ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। स्ट्रॉन्ग बेस, ऊपर से डाउनफॉल चैनल का ब्रेकआउट आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल है और लास्ट की 2 कैंडल से डेली बेसिस के कैंडल्स हैं, यानी कि 2 दिन हो गए इसको बैक टू बैक स्क्वीजिंग करवाते हुए, यानी कि शॉर्ट्स को खाते हुए। अब ये क्या करेगा, थोड़ा और स्पीड से ऊपर आने के चांसेस लेगा। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड आपका काफ़ी अच्छा है। अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के इसके रेट वगैरह आपने तय करवा लीजिएगा और उसके बाद स्टॉप लॉस टारगेट फिक्स करने के बाद इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा शेयर, अभी आप आईएक्स की कमेंट्री के बारे में कह रहे थे। आप यकीन मानिए, मेरे को नहीं पता था कि आईएक्स की पॉजिटिव कमेंट्री भी आई है, लेकिन मैंने बिना कमेंट्री के ही आईएक्स से कल के पैटर्न को देखने के बाद और आज के डाटा को देखने के बाद ये लगा कि नहीं, आपको थोड़ा पावर और पावर स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए अभी भी। तो हमने क्या किया है कि आईएक्स के फ्यूचर्स को देखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोजीशंस काफ़ी अच्छे से बनती हुई दिख रही हैं, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई है। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल है क्योंकि ऑलरेडी शेयर काफ़ी टूटा हुआ है। हम चार्ट के जरिए भी आपको एक बार जरा दिखा देते हैं। आईएक्स का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक स्ट्रॉन्ग बेस ये टूटने के बाद इसने बनाया है और अब टिपिकली ब्रेकआउट का कैंडिडेट बन चुका है। इसने गैप था उसको भी फिल कर दिया, तो आईएक्स आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनता है। यहाँ पे पावर सेक्टर का बजिंग, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ फेवरेबल है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और आईएक्स हमारी लिस्ट में से आज 2 शेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग की बातचीत को अपने पैनलिस्ट के साथ आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ किरण जानी, वैशाली पारेख, कपिल शाह और जतिन गेडिया। आज आप सभी का स्वागत है, शुक्रिया जुड़ने के लिए। शानदार ट्रेडिंग डे की शुरुआत होने वाली है थोड़ी देर में, एटलीस्ट फ्राइडे और कल का जो ट्रेडिंग एक्शन है वो तो यही बता रहा है और चार्ट्स पे बड़ी बड़ी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। आप सबको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे वैशाली के साथ। वैशाली बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे तो हम आपसे रोज ही पूछते हैं स्टार्ट करने के लिए, लेकिन एक ये भी बताइए कि आपने चार्टिस्ट आप जब बनी तो आपने चार्टिंग किससे सीखी है? आपके मार्केट के गुरु कौन थे? So मैं प्रभुदास लीलाधर जुड़ी 2006 में। So at that time technical analysis was really Latin to me. तो यहाँ पे मेरे सीनियर थे हितेश भाई, हितेश शेठ, तो उन्होंने मुझे सिखाया पेशेंटली, बहुत अच्छे से सिखाया। एंड देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ कोर्सेज एंड ऑल, एंड दिस इज वेयर आई एम। जी हाँ, हितेश जी, मैं जानता हूँ उनको। हितेश जी काफ़ी सीनियर हैं बाजार के, मैंने उनके साथ काफ़ी बातचीतें की हैं। पूरे बाल उनके सफ़ेद हैं, एकदम सिल्वर कलर के। अच्छा ये बताइए कि बाजार में क्या लग रहा है आपको, किस हिसाब से ट्रेड बैठ रहा है? निफ्टी बैंक निफ्टी में तो कल बहुत बढ़िया चाल दिखाई दी। तो व्यू काफी पॉजिटिव ही है, बिकॉज निफ्टी का एक तो कंफर्मेशन हो गया है, इतना कंसोलिडेशन हुआ है 19,200 पे, सो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अभी एक हर्डल था जो 19,350 400 का, तो वो भी हम क्रॉस कर चुके हैं। सो आई थिंक ग्रेजुअली वी आर प्रोग्रेसिंग टू 19,650। 650 के आगे तो ऑफ कोर्स एलिवेटेड टारगेट्स आते ही है, बट व्यू आज के लिए पॉजिटिव है। 19,400 का सपोर्ट रहेगा और 600 का रेजिस्टेंस। उसी अनुसार बैंक निफ्टी में भी कल देखे हम 44,500 वाज द नियर टर्म हर्डल, वो भी हम क्रॉस कर चुके और हम सस्टेन कर रहे हैं। सो हर एक डिप में बाय करिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स 45,000 एज अ नियर टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण जी आप बताइए, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए?
वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ओवरऑल जो ब्रॉडर मार्केट दिख रहा है वो काफी बुलिश दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो ब्रेकआउट है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। सो हमारे दो आइडियाज जो है वो दोनों मिड साइज कंपनी के अंदर से, पहला जो स्टॉक है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर से है, इंडिया सीमेंट। हमने डेरिवेटिव पोजीशन के हिसाब से देखे तो काफी अच्छा लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। कल एक पुल बैक भी आया था इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर, या तो आप डेली चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखोगे तो कहीं ना कहीं 250 255 के आसपास के ब्रेकआउट से उसको रीटेस्ट किया है इंडिया सीमेंट ने विथ हाई डेरिवेटिव लॉन्ग बिल्टअप के हिसाब से। तो इंडिया सीमेंट हम लॉन्ग करने की यहाँ सजेशन दे रहे हैं। 255 के आसपास का सेटलमेंट हम लॉन्ग करके जाएंगे। 270 हमारा टारगेट रहेगा। 249 एज अ स्टॉप लॉस हम इंडिया सीमेंट के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो हिंगजिंग है। मेटल के अंदर जिस तरह से रैली हमने देखी है, कहीं ना कहीं हिंगजिंग अभी भी उस रैली के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो देयर आर चांसेस कि हम वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर है तो डेली चार्ट्स के ऊपर एक क्लियर कट राउंडिंग बॉटम पैटर्न और एक जो रेजिस्टेंस था 320 का उसके ऊपर सस्टेन हुआ है स्टॉक। तो हिंदुस्तान जिंक भी हम लॉन्ग करके जाएंगे। 322 के आसपास की क्लोजिंग है। 335 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के ऊपर एंड 314 एज अ स्टॉप लॉस। तो इंडिया सीमेंट एंड हिंदुस्तान जिंक दोनों बाय कॉल। ऑल राइट, तो ये तो रहे किरण के ट्रेड्स। कपिल शाह हमारे साथ हैं, जतिन गेटिया भी हैं, उनके भी ट्रेड्स लेते हैं। कपिल मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स क्या होंगे? जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। क्योंकि जब भी सुबह सुबह हम आपका सेशंस अटेंड करते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं। लेट्स से ग्लोबल मार्केट्स की रिपोर्ट वो हम पर्सनली लेवल पे इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हम 10 से 15 मिनट आपका कन्वर्सेशन सुनते हैं तो एक वेरी लिमिटेड टाइम में हमें बहुत कुछ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है, जिसकी वजह से हम अपने माइंड्स को फ्रेम अप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अजय जी, प्रियंका जी एंड दिनते जी फॉर योर ऑल द एनालिसिस एंड इट शोज दैट आपको बैकएंड में कितना आपका हार्डवर्क करना होता है। ट्रेडिंग आइडियाज के यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट का एक मूव काफी अच्छा देखने मिल रहा है। ऑटो स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, मेटल स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, आईटी स्टॉक्स हमने 16 महीनों के हाई पे हमें अभी देखने मिल रहे हैं। आईटी सेक्स में ऑफ लेटली काफी अच्छा एक ट्रैक्शन हमें देखने मिल रहा है। पहले आपके स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक तो चला ही करते थे, लेकिन अभी हमने लार्ज कैप स्टॉक्स में भी कुछ मोमेंटम आते हुए देखने मिला हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहला एक चुनिंदा शेयर रहेगा टेक महिंद्रा का। तो टेक महिंद्रा का भी एक साल का उसने बेस बनाया था। एक बार ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके एक फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो वहां पे आपके वीकेंड्स काफी चेकआउट्स हो जाते हैं और बाद में वहां से एक मोमेंटम एमर्ज हो रही है। तो टेक महिंद्रा पे मेरा एक बाय का व्यू रहेगा 1256 के लेवल पे। तो मौजूदा लेवल पे हमें बाय करना चाहिए। 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा और आने वाले समय में 1360 के हमें लेवल देखने मिल सकते हैं। और सेकेंडली टाटा कम्युनिकेशंस, वो भी एक अच्छे मोमेंटम में है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को कस के पकड़ के ऊपर में बाउंस हमें देते आ रहा है। तो 2 दिन का जो हम फॉर्मेशन देखते हैं तो इंटरमीडिएट करेक्शन के बाद में वहां भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आते हुए देखने मिल रही है। तो टाटा कम्युनिकेशंस पे बाय का व्यू रहेगा 1882 पे। 1830 का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1980 के अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने मिल सकते हैं। जी ठीक है, तो यहाँ पे कपिल की जो रिकमेंडेशन है वो टाटा कम्युनिकेशन पे है और साथ ही साथ उनका जो एक ट्रेड है वो टेक महिंद्रा भी है। तो आज जैसे शुरुआत में हम कह रहे थे ना, थोड़ा आईटी को जगह देगा, बैंक का थोड़ा पीछे हटेंगे। अभी तक एक भी ट्रेडिंग कॉल बैंक से नहीं आई है। किरण ने जो कॉल्स दिए हैं वो नॉन आईटी हैं, लेकिन वो कमोडिटी बेस्ड कॉल्स हैं जहाँ पर अच्छा मूव मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक और इंडिया सीमेंट जैसे ट्रेड। अब एक काम करते हैं, जरा जतिन से उनकी ट्रेड भी पता कर लेते हैं। जतिन, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आपके ट्रेड कौन से है सर? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि निफ्टी में एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है और ये स्पेशली कल के ट्रेडिंग सेशन में हम देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक ब्रेकआउट आया है। 31,600 31,700 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज दिया है। तो हमें लगता है कि आईटी पैक में से विप्रो फ्रंटलाइन स्टॉक में से एक इन्वर्टेड एचएनएस पैटर्न में से ब्रेकआउट दिया है। तो विप्रो हमारी फर्स्ट बाय रिकमेंडेशन होगी। हमें लगता है कि 460 तक पोटेंशियल अपसाइड लग रहा है, तो बाय रिकमेंडेशन रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 420। और दूसरी जो कॉल रहेगी वो लोधा डेवलपर्स में से होगी। हमें लगता है कि लोधा डेवलपर्स एक फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकआउट दिया है। हमें लगता है हाइट ऑफ हायर फॉर्मेशन का बॉटम हाइट ऑफ हायर फॉर्मेशन का एक फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है और एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट कर दिया है। तो 760 तक पोटेंशियल अपसाइड लग रहा है, तो हमें 691 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना है।
चलिए मैक्रोटेक पर भी एक कॉल है, तो कई सारे स्पेसेस से आपको कॉल देखने को मिल रही है, कमोडिटीज, आईटी और रियल एस्टेट। अब वैशाली से भी समझ लेते हैं। वैशाली, आपकी कहाँ होगी नजर? एक्चुअली मैंने भी आज विप्रो ही चूज किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 450, बट दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज देखेंगे तो काफी समय से एक करेक्शन हो चुका है 800 लेवल से, जो रिसेंट फॉल आया था, और नाउ इट्स शोइंग स्टेबिलिटी, डबल बॉटम बन चुका है एट 460 लेवल्स, और नाउ इट्स कमिंग आउट ऑफ इट। सो 499 कल का क्लोज है, तो ये स्टॉक मैं बाय रेकमेंड करूंगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 490 फॉर अ टारगेट ऑफ 530 टू 540। इनफैक्ट मेरा अभी तीसरा भी एक स्टॉक में रेकमेंड करना चाहूंगी, दैट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया जाए। काफी बुलिश व्यू है, ट्रेंड भी बहुत ही सही है, और कल जैसे कैंडल बनी है और वॉल्यूम में भी इंप्रूवमेंट है। आई थिंक दिस इज रेडी। वीकली टारगेट रेजिस्टेंस है 285, सो एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है विथ 268 एज स्टॉप लॉस एंड 285 एज टारगेट। हम अपने पैनलिस्ट के पास जाएं उससे पहले आप देखिए एक्साइड पे कैसे धीरे धीरे बाइंग शुरू हो रही है। करेक्ट, देख रही हैं आप रिका जी? बिल्कुल देख रही हूँ। कल सोनी जी ने बोली थी, हमने आपको कब बताया था 260 के आसपास, अभी ये स्टार्ट हो रहा है गेम। आपको एक्साइड और अमारा जैसी कंपनियां ही नहीं है देश में, सिर्फ दो ही हैं, और उसमें एक्साइड जो काम कर रही है उसके बहुत पास ही बड़े शानदार ट्रिगर्स हैं जो लगातार हम बता भी रहे हैं इस प्रदेश पे। ठीक है, तो इस स्टॉक को जरूर ध्यान रखें, और सारी अब रिकमेंडेशन हमारे व्यूअर्स के सामने एक्सपर्ट्स की आ चुकी हैं। लेकिन अब आज के स्पेसिफिक ट्रेड्स जो न्यूज बेस्ड ड्रिवन होंगे वो हमें शरद बताएंगे। शरद, बताएं आज के स्टॉक्स एंड न्यूज। जी बिल्कुल, प्राइमरी मार्केट्स में जो एक्शन है यहाँ पे विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया की जो है आज लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ प्राइस लगभग आप है 99 रुपीज़ का, और सब्सक्रिप्शन देखें तो ऑलमोस्ट 88 टाइम्स हुई है। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे प्रीमियम लिस्टिंग जो है आज दिन के ट्रेड में देखने मिल सकती है। अब बात करेंगे खबरों वाले शेयर्स पे, जहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे लगभग 550 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने एथर, जो उनकी एसोसिएट कंपनी है, उसमें उनकी राइट्स इश्यू में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, और अगस्त मंथ में जो डिसबर्समेंट्स आए हैं वो लार्जली इनलाइन सेटअप नंबर्स आए हैं, थोड़े अच्छे मूवमेंट देखे, लगभग 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है। एस्कॉट्स क्यूबोटा जो है ट्रैक्टर प्राइसेस में जो है प्राइस हाइक करने वाले हैं, अब ये जो है सितंबर 16 से जो है लागू होने वाला है। मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ में इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट आया है। अर्नब जैन जो उनको अपॉइंट किया गया CFO, और ये लीडरशिप पोजीशंस होल्ड किए हैं एक्सो नोबल, नोकिया, पेप्सी, भारती एयरटेल जैसे दिग्गज कंपनीज़ में। इसके अलावा DLF में जो है रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लगभग 400 करोड़ की उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। नई लग्जरी प्रोजेक्ट जो गुरुग्राम में बेस्ड है। डेल्टा कॉर्प में देखें, इंटरेस्टिंगली सोसाइटी जनरल ने जो है लगभग 23 लाख शेयर्स यानी कि ऑलमोस्ट 1% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है। डाबर की जो है मैनेजमेंट हुई थी, और वहाँ पे जो की टेकअवेज आया है, यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करें कि लगभग 20% ग्रोथ आ सकता है उनके बादशाह के जो मसाला सेगमेंट है उससे FY24 के लिए। और इम्पॉर्टेंटली वो कंपनी कह रही है कि जो आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेगमेंट है वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है, तो उस पर जो है एक बुलिश नज़रिया बना हुआ है, और एक रिकवरी भी जो है आपको रूरल मार्केट्स में अब जो है स्टार्ट हो रही है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के अगस्त अपडेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है लगभग जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है वो 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। और RVNL की जो JV है L1 बिडर जो है इमर्ज की है वेस्टर्न रेलवेज़ के प्रोजेक्ट को लेके। और आखिर में बात करूँगा सोना BLW, यहाँ पे लगभग 54% स्टेक नोवेलिक में खरीदने वाले हैं। इसका जो कंसिडरेशन है ऑलमोस्ट $40 मिलियन पे। ये इंपॉर्टेंट एक्विजिशन इसलिए है क्योंकि ये कंपनी सेंसस सॉल्यूशंस में आती है, और आगे जाते हुए जो सोना BLW है वो जो है फोरे कर रही है आपके ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी को लेके, जो ट्रैवल सॉल्यूशंस को लेके है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है इस कंपनी से। ये सारे के सारे स्टॉक्स न्यूज कंपाइल करके लेके आने के लिए अब आशीषा को भी अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स भी हम समझ पाएं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं आज की रिपोर्ट्स। जी हाँ, सबसे पहले M&M फाइनेंस की बात करेंगे। ऑपरेशनल डेटा आया अगस्त के महीने के लिए, जिसके चलते कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई नजर आई है। सबसे पहले जेफरीज की बात करते हैं, जिन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और 295 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि डिसबर्समेंट ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था इस क्वार्टर में, एसेट क्वालिटी भी रेंज बाउंड रही, और कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें तो 96
8% पे आया, जो काफ़ी स्टेबल था। उनका मानना है कि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल सकता है स्टॉक पर। इसी के चलते उन्होंने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और 295 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है, M&M फाइनेंस पर इक्वल वेट की रेटिंग बरकरार रखी है, 300 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि लार्जली डिसबर्समेंट्स और लोन ग्रोथ अनुमान से कमज़ोर देखने को मिले। मारुति पर रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की राय बरकरार रखी है और 11,493 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ सकता है। याद रखें, कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में SUV का शेयर बढ़ रहा है, जिसके चलते एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ सकती है और मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने 11,963 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा लास्टली पावर सेक्टर की बात करते हैं। पावर स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से अच्छी रैली देखने को मिल रही है, डिमांड में अपटिक देखने को मिला, जिसके चलते पावर स्टॉक्स में अपटिक देखने को मिल रहा है। NTPC, पावर ग्रिड और JSW एनर्जी, ये 3 टॉप पिक्स है जेफरीज के पावर सेक्टर से, और उन्होंने IEX और टाटा पावर को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। इन सारे ब्रोकरेज कॉल्स के बारे में, बट मेरी नज़र जिस एक पर्टिकुलर ब्रोकरेज कॉल पे गई और मेरी आंखें एक तरह से फ्रीज हो गई, वो है मारुति। 12,000 रुपये का टारगेट मैंने पहली बार देखा है। अभी 10,000 के क्रॉस करने की SUV मिक्स में ग्रोथ से EBIT मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। यही पॉइंट मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि इनका SUV मिक्स बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन कल एक कंपेटिटर ने एक गाड़ी डाली है जो ब्रेजा बहुत बढ़िया कर रही है, ब्रेजा ओवरऑल पोर्टफोलियो में मारुति के। लेकिन कल जो होंडा ने बहुत दिनों बाद एक गाड़ी लॉन्च की है, एलिवेट मिड साइज्ड SUV, वो ब्रेजा के साथ एकदम कंपटीशन में आ जाएगी। और वो SUV विदिन, एक तो SUV गाड़ियों में सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, लेकिन विदिन SUVs मिड साइज SUV, यानी SUV चला रहे हैं और रॉब है पूरा। डिम्पी आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि दिल्ली में तो 99% गाड़ियाँ SUV है, रॉब पूरा बड़े वाली फॉर्च्यूनर का, लेकिन पॉकेट बजट मिड साइज SUV वाला ब्रेजा वाला। तो इन्होंने ये गाड़ी लॉन्च की है और चार्ट्स पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दिख रहा है। हमारे साथ विनोद मोदी भी हैं। विनोद, 12,000 का टारगेट आने लगा है मारुति पे। ये एलिवेट जैसे कोई भी लॉन्चेस और ये जो, क्योंकि बहुत अग्रेसिव कंपटीशन बढ़ रहा है इस सेगमेंट में, आपको लगता है कुछ डेंट आएगा मारुति पे या शान के साथ गाड़ी चलती रहेगी ऐसे ही? जी, मारुति के साथ सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इनके खुद के देखें तो प्रीमियम कार्स अभी लॉन्च होने लगे और उनके डिमांड भी अच्छे हैं, ऑर्डर बुक्स अच्छे हैं, राइट? सो जिसके वजह से नो डाउट इसके मार्जिन्स बढ़ेंगे क्योंकि एवरेज रियलाइजेशन बढ़ेंगे, राइट? बट ओवरऑल अगर मैं मारुति की वैल्यूएशंस को समझूं, करंटली 26 टाइम्स FY25 अर्निंग्स, मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन है बहुत हद तक आई थिंक फैक्टर्ड इन है, जो हम मार्जिन एक्सपेंशन ये सब देख रहे हैं। तो ये 10 में मुझे बहुत बड़ा अपसाइड नहीं दिखता है, पर 10 से 15% अपसाइड के लिए यहाँ पे एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर पर्सपेक्टिव से लोग का व्यू आई मीन रखना चाहिए। बहुत बड़ा अपसाइड कंसीडरिंग करंट वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता अभी भी ये स्टॉक पे। बिल्कुल, आप तो ये तो मारुति पर रही बात। और SUV का ये जो प्रीमियमाइजेशन का पूरा ट्रिगर था, जिसके चलते हमने देखा पहले M&M खूब चला, और अब आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां लॉन्च, नई लॉन्चेस मारुति लेके आ रहा है, बाजार उसको भी प्रीमियम दे रहा है और 12,000 तक के टारगेट की बात की जा रही है। इनफैक्ट अगर यहाँ पर टारगेट्स की बात की जा रही है तो एक और स्टॉक जिसपे बहुत अच्छे टारगेट्स आए और ऊपर के टारगेट्स आए, हेडलाइन में हमने वो स्टॉक भी लिया था, वो है रेमंड्स। एक अच्छी चाल चलने के बाद 2,000 तक के लेवल देखने के बाद अब 2,600 तक की बात की जा रही है और 2,800 तक के लेवल की बात की जा रही है। एक क्विक टेक चेक ले लेते हैं रेमंड्स पर भी कि यहाँ से अगर किसी ने अब तक ना खरीदा हो तो उसके लिए एंट्री पॉइंट होने क्या चाहिए। एक बार आप बताएं वैशाली, एंट्री पॉइंट क्या ढूंढना चाहिए रेमंड्स पर इस वक्त? So I would say ये स्टॉक काफी ओवरबॉट होके फिलहाल RSI भी नेगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है और थोड़ा कल की कैंडल जो देखी तो प्रॉफिट बुकिंग आया है। आई थिंक एंट्री लेवल शुड बी आइडियल नियर 1800। ओवरबॉट लग रहा है आपको, लेकिन आप क्या, किन लेवल्स पर आपने एंट्री बोला वैशाली? आई कुडंट हियर यू। 1800 तक स्लिप करेगा तो आप दोबारा इसमें एंट्री करें। ठीक है, चलिए, ये स्टॉक तो हो गया रेमंड्स का, लेकिन कुछ और स्टॉक जो हमें शरद भी बता के गए, उसमें था एक स्टॉक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। अगस्त मंथ में ही स्टॉक लगभग 15 से 20% टूट चुका था। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी और ट्रिगर्स लिमिटेड दिख रहे थे, लेकिन अब जिस तरह की डिस्बर्समेंट फिगर्स आई हैं, इस पर मॉर्गन स्टैनली की फिर से एक रिपोर्ट भी आई है। क्या यहाँ से ये अच्छा शॉर्ट कवरिंग का बाउट दिखा सकता है? 310 के आसपास था ये किरण जब टूटना शुरू हुआ और 275 तक भी गया था।
अब इस वक्त क्या M&M ने एक तेजी पकड़ ली है, यहाँ से कितनी तेजी आपको दिखती है अगर एंट्री पॉइंट यहाँ पर हो तो? M&M फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आगे आपके चैनल पे हमने स्टॉक को डिस्कस किया था 290 280 के आसपास, और वहां से अगर हम देखें जिस तरह का मूवमेंट हम देख रहे हैं, डेफिनेटली इसमें जो पोजीशन है वो कंटिन्यू लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं। कोई भी अगर डिप आता है इसमें 290 तक के, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है, जब तक ये 290 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये पैटर्न इंटैक्ट है। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न एटलीस्ट 320 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, तो डेफिनेटली 290 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना चाहिए। खबर ना है अलग अलग। एक पहले तो बॉम्बे डाइंग पे एक खबर लेते हैं, और ये जतिन जरा आप इस शेयर को चेक कीजिएगा, बॉम्बे डाइंग को। इसमें खबर यह है कि इनका एक लीगल इशू चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि हमने वो कोर्ट के साथ सेटल कर लिया, मतलब कोर्ट में जाकर सेटल कर लिया, एक्सिस बैंक के साथ था वो, तो वो इनका सेटल हो गया। तो ये थोड़ी पॉजिटिव खबर है इनके लिए। तो एक बार ज़रा देखेंगे कहीं ये सपोर्ट पे खड़ा और एक अच्छा पुल बैक आ जाए, क्योंकि इस तरह के शेयर इस तरह की न्यूज़ पे काफ़ी अच्छा रिएक्ट कर देते हैं कई बार। डाइंग की अगर जो मैं बात करूँ तो रिसेंटली एक 110 से लेके 145 तक का एक रैली आया था, तो वो एक 5 वेव एडवांस के तौर पे हमें डेली चार्ट्स पे दिख रहा है, और बाद में पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन फेज एक बेस बना लिया है, और हमें लगता है कि ऊपर में एक नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव के लिए ये सेटअप है। तो हमें लगता है कि इसमें भी जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, और चार्ट्स पे भी हमें दिख रहा है कि 20 डे के एवरेज के सपोर्ट लेके एक परसों के दिन पे एक बुलिश कैंडल बनाया था लास्ट वीक, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्लाइट कंसोलिडेशन था। तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं बुलिश सेटअप है इसमें। हमें लगता है कि ऊपर में इमीडिएटली 145 से लेके 150 तक का अपसाइड पोटेंशियल लग रहा है, और नीचे में हमें 128 का एक स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो आप इसके बाय के फेवर में। एक और खबर है किरण, जरा आपको चेक करना होगा, वो है चार्ट डीएलएफ का। डीएलएफ लगा के रखिए। डीएलएफ ये कह रहा है कि 400 करोड़ रुपए का एक लग्जरी प्रोजेक्ट वो गुड़गांव में लॉन्च कर रहा है, और उसको उम्मीद है कि 400 करोड़ आ जाएंगे। उम्मीद नहीं, मेरे को तो 100% यकीन है कि आ ही जाएगा। आप कभी गुड़गांव घूमने आए तो आपको सिर्फ गुड़गांव में और डीएलएफ एक ही चीज़ का कॉम्बो आपको अच्छे से दिखेगा। सड़क किनारे चले जाएं, हर 2-2.5 किलोमीटर बाद कुछ ना कुछ डीएलएफ का प्रोजेक्ट ज़रूर दिखेगा। और डीएलएफ की वजह से गुड़गांव आज आइकॉनिक सिटी है, इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए कहते समय। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट और लेके आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया कि 400 करोड़ रुपए का लग्जरी प्रोजेक्ट है। जरा चेक करें किरण, कितना फ़ायदा होगा इनके चार्ट्स पे। सो ओवरऑल डीएलएफ का चार्ट देखें तो काफी अच्छे ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसमें जो एक अपसाइड देखी है वो करीबन जिस तरह से स्टार्ट हुआ था 2022 में से 2022 में से हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्टेडली हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कभी भी इसमें डाउनफॉल आता है तो अपनी 50 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वापस ये अपने हाई टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर सस्टेन हो जाता है। रिसेंटली जो एक करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन हमने देखा था जहां पे 500 रुपए का एक रेजिस्टेंस था 500 रुपीज का, और नीचे में 480 470 का सपोर्ट था। तो मल्टीपल टाइम 470 480 के आसपास सपोर्ट लेके अब काउंटर कंफर्टेबली 500 के ऊपर सस्टेन्ड है। तो यहाँ से काफी अच्छा लॉन्ग साइड बड़ा टारगेट हमें दिख रहा है। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस है तो स्विंग स्टॉप लॉस 500 के नीचे आप मेंटेन कीजिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है एटलीस्ट आप 540 545 तक के टारगेट आने वाले एक आध महीने में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो डीएलएफ लॉन्ग कर सकते हैं 500 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्ला के ऊपर बातचीत करना बनता है। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे इंडियन कंपनी जैसे टोरेंट फार्मा आंख लगाई हुई नज़र गड़ा के रखी है कि प्रमोटर्स शेयर सिप्ला का जो है वो ब्लॉक पे है। हालांकि उनका डिनायल आया है। अब जो खबर इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से आ रही है वो ये कह रही है कि डॉक्टर रेड्डीज भी प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स को लेके, बेन जैसे बड़े प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स को लेके सिप्ला के ऊपर दांव लगाने के मूड में प्लान कर रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है ये अपना डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक बहुत मजबूत है। रिजल्ट्स 2 क्वार्टर के बाद बहुत अच्छे हो गए, बट सिप्ला पे क्या ये बना सकते हैं प्लान, ये हमें जानना ज़रूरी है। चार्ट्स बताइए सबसे पहले, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी दोनों के चार्ट। डॉक्टर रेड्डी डेज हाई पे बंद हुआ था कल, और सिप्ला भी लेके आए डाक्टर साहब, सिप्ला कमज़ोर बंद हुआ था। ठीक है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर आ चुके हैं हमारे साथ, स्टूडियोज़ में जुड़ गए। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल बहुत ज़बरदस्त बाजार का एक्शन दिखा, ब्रॉड मार्केट लार्ज कैप मिला के। वो फ्राइडे का शॉर्ट कवरिंग जारी रहता हुआ नज़र आया।
आपका क्या व्यू लग रहा है? बड़ी बड़ी कॉल्स आ रही हैं सितंबर सीरीज में 1000 पॉइंट की रैली तक की बात कल जेएम ने कर दी है। आपको लग रहा है ये अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो सकती है सितंबर सीरीज में जो हमने जुलाई अगस्त की देखी? देखिए, अब आप मार्केट का माहौल अगर आप देखिए तो मार्केट के अंदर ग्लोबल इस समय रिस्क ऑन एनवायरनमेंट इंटैक्ट है। फ्लोज पैची है मगर पॉजिटिव है। फ्लोज ब्लॉक डील्स में जा रहे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर उनमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। चिंता का विषय आईटी था जो कि स्टेबल हो चुका है। बैंक्स में चिंता नहीं है। देखिए, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है मगर चिंता नहीं है। आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था मगर वहाँ पे चिंता है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर आप ज़्यादा बेरिश नहीं हो सकते हैं। डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग बेरिश। मार्केट कहाँ पर जाके रुकता है, कैसे रुकता है, हिस्ट्री हमें एक प्रकार का इंडिकेशन देती है मगर वो पूर्ण रूप से कोई आपको गाइडेंस देती है, मगर वो एक बेंचमार्क है, वो एक प्रकार का कोई रूल नहीं है। तो इस मार्केट में डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बीइंग बेरिश। मगर मार्केट के अंदर इस समय ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर पी मल्टीपल्स 100, 200, 250, 300 हो चुके हैं उन स्टॉक्स के। उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि हिस्ट्री ने हमें हमेशा यह बताया है कि अगर आप स्टॉक्स जिनके पी मल्टीपल 100 या फिर 200 या 300 होते हैं, मैं लिस्ट सुबह देख रहा था, वहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर के रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो आपको मार्केट में सोच के समझ कर इस समय टिके रहना चाहिए। अगर आपने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करा है तो आपको बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, मगर आपने अगर इन्वेस्ट एकदम भी नहीं करा है तो इस समय खरीदारी की भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको हैप्पी टीचर्स डे भी कहना चाहूँगा। हम सब ने आपसे बहुत सीखा है, हम आपके साथ 20 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे कि आपके जो टीचर्स रहे, चाहे कॉलेज में, चाहे लाइफ में, मार्केट में, उनमें से किसी एक का अगर आप कुछ बताएं हमें उनके बारे में, या एक सीख जो आपको एकदम याद आती है इस समय टीचर्स डे पे। एवरी पर्सन, आई थिंक योर पेरेंट्स आर ऑलवेज योर फर्स्ट टीचर। एंड व्हाट डू पेरेंट्स टीच यू? द पेरेंट्स टीच यू द फर्स्ट थिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। As a child, when anybody is born, you're just born with few acquired thoughts. आप जो भी उसके बाद सीखते हैं सब acquired thoughts होती है। तो आपको जब पहला मार्गदर्शन होता है वो आपके पेरेंट्स ही करते हैं। My dad has played a very large influence on my life in terms of the way I think and how I will think. और बुनियादी तरीके होते हैं कि अच्छे इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो। The purpose of human life is to help others, and that's what we try to do at this channel. Our whole हमारी जो नींव है इस चैनल की शायद इसी पर्पस से है कि हम एक इंसाइटफुल जर्नलिज्म रोज करेंगे जिससे लोगों की ज़िंदगी में एक फाइनेंशियल उनकी जो नींव है वो बेहतर हो। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, आई थिंक इट इज़ राकेश झुंझुनवाला हुज रियली इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। मैंने उनसे सीखा है, समझा है। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के मार्केट के राइट रॉन्ग चीज़ें बताएं हैं। पीपल डोंट नो दैट वी ऑलवेज थिंक राकेश झुंझुनवाला इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टर बट ही वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। देन एन चंद्रा जो अभी टाटा के चेयरमैन हैं, जो कमान संभालते चेयरमैन, उनसे मैंने बहुत सीखा है। उनसे मैंने सीखा है कि आप डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को एक बिजनेस पिरामिड से और एज अ मैनेजर आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, वो स्टील भी संभालते हैं और एयरप्लेन भी संभालते हैं, आईटी भी संभालते हैं और एफएमसीजी भी संभालते हैं, वह मोटर भी संभालते हैं और टेक्नोलॉजी भी संभालते हैं। सब बिजनेसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़ी मैन पावर होती है और वह किस तरीके से इतनी लार्ज टीम्स को गवर्न करते हैं, कितने कॉम्प्लेक्स बिजनेस को गवर्न करते हैं। आई थिंक ये काबिल तारीफ है। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत बढ़िया निकुंज। रोज़ हर दिन हम ये बातें सीखते भी हैं और आपसे भी ऑफ कोर्स दिन भर सीखते भी हैं। लेकिन कमिंग बैक टू मार्केट से जो आप भी कह रहे थे कि बहुत जगह पर आपको एक्सपेंसिव भी लग रहा है स्पेसेस, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव। क्या आप रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं? और एट द सेम टाइम कौन से वो स्पेसेस हैं जहाँ आपको अब भी अंडर वैल्यूड लग रहे हैं या जहाँ पर लगता है तेजी अब भी बनी रह सकती है? देखिए, अब वो सेक्टर्स खत्म हो चुके हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं सेक्टर अच्छा लगता था, वो सेक्टर अच्छा लगता था। तब आपको स्टॉक्स में भी आप देखें तो आईटी में रिकवरी हुई है मगर परसिस्टेंट ऑल टाइम हाई पर है। इस साल अगर आप देखें तो आईडीएफसी ऊपर है मगर एसबीआई के अंदर कोई चाल नहीं आ रही है। दोनों की एकदम बढ़िया बैलेंस शीट्स है, दोनों बढ़िया बैंक्स हैं। रेलवे स्टॉक्स में मेरा ये मानना है कि एक होता है रिस्क, एक होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में नहीं है। ये जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर फ्री फ्लोट इस समय काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर फ्री फ्लोट इस समय काफ़ी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं कि कल कुछ रेलवे स्टॉक्स के अंदर 40 से 45% स्टॉक जो हैं वो फ्री फ्लोट जितना ट्रेड कर रही हैं। और ये हमेशा डेंजरस बात होती है कि 40 से 50% जो फ्री फ्लोट होता है अगर वो डेली ट्रेड कर रहा है तो। हिस्टोरिकली जब मैंने ट्रेंड्स देखे हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि यह जो एंड गेम होता है बड़ा ख़राब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनका एंड गेम आ रहा है, मैं कोई डूम्सडे प्रोफेसी नहीं लिखने की बात कर रहा हूँ, मगर मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि इस
मार्केट के अंदर जहाँ पर एक्सेसेस होते हैं, अगर आप उसमें आप डालेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है प्राइस अप्रिसिएशन और ज़्यादा रहे। टेम्पटेशन हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी गाड़ी छूट चुकी है, हो सकता है आपको लगे कि आखिरी स्टेशन आने से पहले हम उतर जाएंगे, मगर वास्तविकता में प्रियंका जी ऐसे होता नहीं है। तो और ठीक है, ये तो सेक्टर है जिन पर थोड़ा सा कॉशियस तो रहना होगा, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से आईटी है, मेटल्स हैं, जो ग्लोबल सेक्टर्स हैं वो चल रहे हैं। देखिए, जब इन्फ्लेशन वापस आती है तो पहली फेज ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनको प्राइसिंग पावर मिलता है। अभी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा नहीं आई कि जाके सेंट्रल बैंकर्स को आके रेट बढ़ानी पड़े, जो 2020 और 21 में, जो 2021 और 22 में हमने देखी थी। तो मुझे लगता है कि इस लेग ऑफ रैली के अंदर जहाँ पे मेटल प्राइसेस ऊपर गए हैं उसका सीधा प्रभाव मेटल स्टॉक्स में पड़ेगा, खास करके इस क्वार्टर को लेकर के। तो मेटल्स वर्सेस ऑटो अगर आप देखें तो ऑटोज गिरने चालू हो चुके हैं और मेटल्स बढ़ने चालू हो चुके हैं। राइट, शुक्रिया निकुंज इन सब बातचीत के लिए। आगे चलते हैं और अपने पैनलिस्ट के साथ कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ पे नज़र डालते हैं। कपिल, TCNS क्लोथिंग ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है। नालंदा कैपिटल ने कल ब्लॉक डील में नज़र आ रहा है कि इसने एक 9 लाख शेयर बेचे हैं। TCNS क्लोथिंग के नालंदा कैपिटल ने 14 लाख शेयर बेचे हैं, सॉरी। इसके अंदर चार्ट ज़रा देखिए, बताइए। ये हमेशा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ लोग लेना चाहते हैं गिरावट पे, तो ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कितना नीचे आ सकता है, किस लेवल्स पे दोबारा देखना चाहिए? TCNS ब्रांच का मैं अगर चार्ट यहाँ पे देखता हूँ तो स्टॉक का मंथली टाइम से लेकर लो डेली टाइम फ्रेम तक लो हाई लो की सीक्वेंस देखने मिल रही है। हर एक मूविंग एवरेज के वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है और हर एक मूविंग एवरेज का जो स्लोप होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग में ही है। कल के दिन में हमने काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी, कल के और उसके अगले दिन पे हमें काफी सेलिंग प्रेशर देखने मिली थी। स्टॉक फिलहाल एक 370 के सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन इस सपोर्ट लेवल को मैं इतना तवज्जो नहीं देता हूँ, क्योंकि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। जब भी आपका ट्रेंड नेगेटिव होता है तभी आपके सपोर्ट लेवल कमजोर होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वाइस वर्सा विद इन अ पॉजिटिव ट्रेंड वहां पे आपके सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं और रेजिस्टेंस लेवल कमजोर होते हैं। तो स्टॉक एक सपोर्ट लेवल पे है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे मुझे कोई भी बाय का इंडिकेशन नहीं देखने मिल रहा है। 370 का लेवल नीचे पे थोड़ा सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग कर जाता है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बेस्ट जो उसका लेवल रहना चाहिए वो कहां ना कहां पे 340 के यहाँ पे हमें दिखते हुए आने मिल रहा है। तो स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव में है, मोमेंटम नेगेटिव में है, सपोर्ट लेवल ब्रिज होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं और नीचे में उसका नेक्स्ट बेस्ट सपोर्ट लेवल 340 के यहाँ पे आता हुआ देखने मिल सकता है। मैं निकुंज आए उससे पहले सिप्ला की तरफ रेस चल रही है इस समय, कभी टोरेंट फार्मा, कभी डॉक्टर रेड्डीज, कभी बेन, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, इन सब की तरफ एक बार बात करना चाहूँगा। ये बहुत शानदार एसेट है, लेट्स सी किसके हाथ लगता है। ये बातें मैंने 10 साल से देख रहा हूँ ऐसे, 10 साल से हम सुन रहे हैं कि सिप्ला फैमिली सेल करके जाएगी, बट हुआ नहीं अभी तक। तो ये अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है कि इस जानकारी को इस हिसाब से लें। लेकिन 40% स्टॉक चला है और ये पूरी यूएस जेनरिक कंपनीज एक अच्छे अप ट्रेंड में, क्योंकि प्राइसिंग पावर वापस आ रही है। जो प्रेशर था यूएस में वो कम हो रहा है, डिमांड है बहुत ज़बरदस्त। यूएस में तो दवाइयों की दिक्कत पड़ गई है, अगर आप गूगल करके देखेंगे। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किसके ऊपर बेट किया जाए। जतिन, जरा सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, इनके चार्ट्स जरा देख के बताएं, मजबूती कहाँ दिख रही है आपको? यूएस अगर जेनरिक बड़ी लार्ज फार्मा खेलना है मुझे तो। ओवरऑल अगर जो मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है, और अगर जो मैं स्टॉक स्पेसिफिक की बात करूं तो हमें लगता है कि जो डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक है वो अपने 40 डे एवरेज पे आके रुका है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक पॉजिटिव क्लोज भी दिया था। तो हमें लगता है कि ऊपर में 6000 तक के लेवल जो है वो फिर से एक रीटेस्ट कर सकता है। अगर जो मैं सिप्ला का चार्ट देखूं तो थोड़ा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कल हमने देखने मिला था, तो वो एक 50 रुपए तक का एक फॉल उसमें देखने मिल सकता है। तो लेकिन अगर जो मैं विद इन डॉक्टर रेड्डी, लुपिन और सिप्ला की बात करूं तो डॉक्टर रेड्डी सपोर्ट पे आके एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिला है, तो मैं डॉक्टर रेड्डी में एक बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। डॉक्टर रेड्डीज को यहाँ पर बाय करने की रिकमेंडेशन देख रहे हैं, ठीक है, इस पूरे मैटर पर, ठीक है। सिप्ला ऑलरेडी 40% चल चुका है, देखना होगा इस न्यूज़ पे और क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आती हैं। लेकिन इस बीच एक स्टॉक है जिस पर आज सौमीत की एक रिसर्च है और वो है रेलवे स्टॉक। IRFC में हमने देखा है जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या बड़े ट्रिगर्स हैं ये एक बार सौमीत से समझ लेते हैं, और ब्रोकरेजेस भी क्या व्यू बना रही हैं। सौमीत बताएं।
IRFC स्टॉक पे आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कल का ट्रेडेड शेयर्स देखेंगे एक्सचेंज पे, दोनों एक्सचेंजेस पे, BSE और NSE पे, तो करीब 54 करोड़ शेयर्स थे। अब ये लगभग 30% है पब्लिक शेयर होल्डिंग का और 4% है टोटल इक्विटी का। ये टोटल ट्रेडेड शेयर्स था कल एक दिन का, दैट इज 54 करोड़। कल के जो वॉल्यूम्स थे वो 4 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने, और कल का जो मूव था स्टॉक का वो 20% अपर सर्किट पे स्टॉक लगा था, जो कि सबसे बड़ा मूव था कंपनी के लिए लिस्टिंग से लेके अब तक। अब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी जनवरी 29, 2021 को। ईयर टू डेट बेसिस पे स्टॉक 100% से ज़्यादा गेन कर चुका है और 10% से ज़्यादा का मूव IRFC में सिर्फ 4 बार देखने को मिला है लिस्टिंग से लेके अब तक, और ये चारों बार जो 4 मूव जो हुए थे वो पिछले 1 महीने में IRFC में हुए थे। अब अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे वो करीब 87,000 करोड़ के आसपास है और ये 3rd लार्जेस्ट NBFC है इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इनफैक्ट M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, इनसे भी बड़ी हो गई है IRFC आज के टाइम पे। अब ये कंपनी क्या करती है? ये मार्केट बोरोइंग आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। करीब 40% ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो था रेलवेज का FY 17 से लेके 21 के आसपास, उसमें वो पूरा IRFC ने फाइनेंस किया था। अब लो रिस्क बिजनेस मॉडल है क्योंकि ना कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या ना ही एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का कोई रिस्क है इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट और करेंसी रिस्क है वो पूरा पास ऑन कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, और कॉस्ट प्लस मॉडल है, और तो एक फिक्स स्प्रेड अर्न करती है कंपनी आगे चल के। और अगर आप देखेंगे तो 98% जो लेंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को होता है, तो क्रेडिट रिस्क भी बहुत मिनिमल है IRFC में। बट काफ़ी सारे रिस्क है इस रैली में। अगर सबसे पहला रिस्क आप देखेंगे तो FY 23 का जो डिसबर्समेंट था वो 46% लोअर था ना YY बेसिस, और कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि FY 24 के लिए उनके पास अभी तक कोई भी गाइडेंस नहीं मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज से कि कितना फाइनेंसिंग वो कर सकते हैं IRFC से, क्योंकि अगर आप देखेंगे FY 24 का जो कैपिटल आउटले था 2.4 लाख करोड़ का, वो पूरा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के थ्रू होगा, तो कितना फाइनेंसिंग IRFC की तरफ से आएगा उस पर कोई भी क्लैरिटी अब तक नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स फाइनेंसिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली गिरे जा रहा है। 46% था FY 21 में, वो गिर के अब 19% हो गया था FY 23 में। और सबसे बड़ा रिस्क जो है कंपनी को लेके वो ये है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी आगे चल के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट होल्डिंग अभी 83% पे है, और सेबी नॉर्म्स के हिसाब से जनवरी एंड 2024 तक गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग 75% पे इसको लानी होगी। तो एक गवर्नमेंट डाइल्यूशन का भी रिस्क आ जाता है IRFC पे। और वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो 1.9 टाइम्स है प्राइस टू बुक, जबकि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन इस कंपनी के 0.8 टाइम्स के आसपास थे। तो ये रहा IRFC पे हमारा एक डिटेल रिसर्च। ऑलराइट, काफ़ी डिटेल रिसर्च आप सौमीत लेकर आए हैं। IRFC करती क्या है, कितने बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं और क्यों पीछे के समय में पिछले 6 महीने में स्टॉक में एक जोरदार रैली भी देखने को मिली है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सौमीत ये सारे ट्रिगर्स हमें समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार IRFC पे एक चार्ट चेक ले लेते हैं क्विक, कि इतनी बड़ी चाल चलने के बाद, और जिस तरह से हम, ये तो रेलवे फाइनेंसिंग से जुड़ी कंपनी है, और जिस तरह से मार्केट कैप भी इसकी दूसरे फाइनेंशियल्स से, चाहे सीवी साइड के फाइनेंसर्स हो, उससे बड़ी हो चुकी है। तो क्या किसी तरह के पोटेंशियल रिस्क भी हैं आप चार्ट पे जो दिख रहे हैं? वैशाली, एक बार IRFC के चार्ट चेक करके बताएंगी? So trend is very bullish, but of course at the same time काफी overbought zone में है। So मैं कहूंगी कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, because in all likelihood ये स्टॉक जा सकता है 72-73 तक। ओके, ठीक है। IRFC पे रिकमेंडेशन भी, आपको पूरी डिटेल भी मिल चुकी है। अब जरा कुणाल बोथरा भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे पता करते हैं उनके आज के ट्रेड कौन से हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड कौन से हैं? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। IEX पे पहला बाय कॉल रहेगा, जो मेरा मानना है कि शायद एक बहुत बड़ा और बहुत एक इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड कैंडिडेट बन सकता है करंट लेवल से। काफ़ी सारे कन्फर्मेशंस इंडिकेटर्स वाइज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चार्ट्स पे, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट्स रख सकते हैं 150 का। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये साइकिल टर्न अराउंड हो जाए तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है IEX में। तो इनिशियली 150 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस 130 का रख सकते हैं। और सेकंड CESC पे रहेगा, जो आई थिंक 90-91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें भी एक अच्छा वॉल्यूम प्राइस ब्रेकआउट हमने देखा है लास्ट 2 दिन में, अच्छी मोमेंटम वापस आई है। स्टॉक काफ़ी बीटन डाउन था, बट अगर ये अंडर परफॉर्मेंस को कवर कर ले तो शायद 3 डिजिट मार्क पे हिट कर सकता है। तो 104 का यहाँ पे CESC पे टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 85। ओके, ठीक है। 2 शेयर हो गए आपके, एक तो CESC और दूसरा IEX। ये IEX आज हमने सुबह आपके सामने हमने भी रखा है, और कुणाल जी शुक्रिया, आपने भी शेयर को चुना, तो हमारा थोड़ा हौसला बुलंद हो जाता है कि यस, वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, कि हम भी वैसे ही शेयर पकड़ रहे हैं
जहाँ पे लोगों को थोड़ा जल्दी बेनिफिट हो जाए। 150 रुपये का टारगेट है। मेरा भी मानना है कि 150 का टारगेट बहुत छोटा है, ये तो कहीं उससे आगे जाने की कैपेसिटी रखता है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब जरा कुछ एक रिपोर्ट्स वगैरह और चेक कर लेते हैं और समझ लेते हैं वहाँ पे क्या है। अच्छा, विनोद मोदी भी हमारे साथ है। विनोद, पावर सेक्टर्स को लेकर जेफरीज की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव भी बता रहे हैं। आपका फेवरेट पावर स्टॉक कौन सा है? जी, डेफिनेटली पावर सेक्टर में अगर मैं देखूं लास्ट 2-3 महीनों में जिस हिसाब से जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि डिमांड काफी बेहतर हो गए हैं, राइट। आज ही एक पेपर का हेडलाइंस है कि पावर कंपनियों के पास जो कोल इन्वेंट्री है वो कम हो चुकी है बिकॉज ऑफ हायर डिमांड, राइट। सो ये सब चीज तो ये सब चलता रहेगा, बट ओवरऑल कंपनी स्पेसिफिक में समझू तो अलोंग इन एडिशन टू पावर डिमांड जो कुछ अच्छी चीजें भी हो रही है, जैसे रिसीवेबल जो पावर कंपनी है, पावर जनरेटिंग कंपनी जो रिसीवेबल थी वो इम्प्रूव हो गए हैं लास्ट 1 से 1.5 सालों में बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट से की जो नई पॉलिसीज आया है, और ये चीज काफी फायदा कर रहा है। एट द सेम टाइम ट्रांसमिशन लाइन में भी देखे तो ट्रांसमिशन लाइन में जो कैपेक्स हो रहे हैं वो कंपनीज लाइक पावर ग्रिड ये सबको काफी बेनिफिट किए हुए हैं। कंपनीज एनटीपीसी जो अभी बात कर रहे हैं, कुछ एसेट मोनेटाइजेशन की बात करने चालू हो गई है, तो ये सब कुल मिलाकर के देखें तो पावर सेक्टर में बहुत मुझे लगता है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर के जो कुछ स्टॉक्स है बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसमें विद इन पावर सेक्टर अगर मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि जो एक टाटा पावर कंपनी है जो अभी तक जो आप देखें ब्लैक रॉक का डील होने के बाद काफी अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ से अगर मैं देखूं कुछ सितंबर मंथ में उनके जो मुद्रा पावर का जो वो एक ड्यू है जो वो रिवीजन क्लाउज का अगर वो हो जाता है तो आप देखोगे टाटा पावर में अच्छी खासी ट्रैक्शन आ सकती है। इन एडिशन टू टाटा पावर हमें लगता है एनटीपीसी एज वेल एज पावर ग्रिड ये सब कंपनी भी अच्छी कर सकती है। ये तो पावर कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें पावरफुल परफॉर्मेंस दिख रही है। टाटा पावर यहाँ से विनोद मोदी को पसंद आ रहा है। एक ऐसा स्टॉक है BHEL जो काफी चल भी रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आशीष कपूर से जुड़ लेते हैं। आप कुछ एक क्विक व्यू में बताना चाह रहा था कि BHEL में कल एंटीक ने GM ने एक नोट निकाला है। हाँ, 165 रुपए का टारगेट दे दिया है, बहुत बढ़िया। और ये चल चुका है, जबकि बिल्कुल आपको पता है ना BHEL ने सबको भेलपूरी खिला दी, 80-90 में सबका माल उतरवा दिया। हाँ। 1-1.5 साल तक चला नहीं, और 140 में बैठा हुआ है। और 110 के आसपास आते हैं तो एक टफ रेजिस्टेंस, 105 के पास ही टफ रेजिस्टेंस रहती थी। लेकिन एंटीक के नोट, JM के नोट में क्या क्या बड़ी बातें बोली, इनकी डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। वो कह रहे हैं बड़े-बड़े ऑर्डर्स का सिलसिला जारी रहेगा, पावर प्रोजेक्ट, थर्मल प्रोजेक्ट, खूब बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन करके इनके पास पूरी बुक जो है बहुत शानदार बन रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा, और अगर ट्रेड करूंगा तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस लगा के 50% चलने के बाद 80 वाला 140 बल्कि ज्यादा ही हो गया ना, 80% चल गया 6 महीने डबल होने के बाद। करेक्ट, थोड़ा सा यहाँ कॉशियस होना चाहिए। आप कपूर साहब से बात कर रही थी। बिल्कुल, आशीष कपूर जी के साथ जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि 2 फंडामेंटल स्टॉक पिक्स कौन सी होंगी उनकी आज मुनाफे का फंडा में। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आपके रडार में, आपकी किटी में आज पावर स्टॉक्स तो नहीं है? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। हाँ जी, एक पावर स्टॉक तो है और वो ऑलरेडी आपने डिस्कस भी कर लिया है कुणाल बोथरा के साथ, दैट इज IEX। अब आई थिंक IEX काफी देर से अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है, और मेरे मुताबिक इसमें जो भी नेगेटिव्स थे, क्योंकि वो जो रेगुलेशन में चेंज हुआ था उसके कारण 160 से टूटा था, मेरे मुताबिक वो सब फैक्टर हो चुके हैं। कंपनी अभी भी एक बहुत अच्छा मार्केट लीडरशिप पोजीशन है एक्सचेंज, जहां तक एनर्जी एक्सचेंज का सवाल है, और इसकी वॉल्यूम्स में कोई दो राय नहीं कि वॉल्यूम्स आगे तक के बढ़नी है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत ही शानदार हैं, और जिस तरह से इनका मार्केट का होल्ड है और मार्केट में जो एक्सपेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, मेरा टारगेट है 225 का। तो मेरे मुताबिक ये अभी भी ले सकते हैं, अभी कुछ चला नहीं है, सिर्फ 10% चला नीचे से। इट हैज अ ह्यूज स्कोप अपसाइड, इट हैज अबाउट 50-60% मोर टू गो एटलीस्ट, अगर ऑन ज्यादा नहीं तो अभी मेरे मुताबिक 225 के टारगेट से IEX इज अ वेरी सेफ एंड अ गुड बाय, एंड आई थिंक इसकी में रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट मूवमेंट, मार्केट सेंटीमेंट, इसमें जो मूवमेंट है वो काफी अच्छा स्टेबल रहेगा, और फॉर एनी इन्वेस्टर दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्टॉक आइडिया। दूसरा है IRCTC। अब आप देखें रेलवेज में लगातार वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, नई ट्रेन्स ऐड हो रही हैं,
और IRCTC का बिजनेस की बढ़ोतरी में अब बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है। इनके टिकटिंग का बिजनेस में बहुत अच्छा मार्जिन है और इनके भी रिटर्न रेशियो सारे अगर देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो सब इम्प्रूव कर रहे हैं। कैश जनरेशन बहुत अच्छा है और इसके अंदर भी हम देखें तो रेल की केटरिंग है प्लस जो रेल नीर है, इसमें भी वॉल्यूम्स हैं और मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो इसमें लगातार मूवमेंट होनी चाहिए और इसमें मैं 950 का टारगेट है जो कि यहाँ से अराउंड 30-35% अपसाइड देता है। और मेरे मुताबिक ये दोनों स्टॉक्स में जो लक्ष्य में दे रहा हूँ, वैसे तो 1 साल 1.5 साल का व्यू लेके चलना चाहिए, बट मेरे मुताबिक जिस तरह से मार्केट सेंटीमेंट है और जिस तरह से ये दोनों स्टॉक्स पोजीशन है, ये लक्ष्य काफी जल्दी होना चाहिए। मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर 6 महीने में ही दोनों का लक्ष्य अचीव हो जाए। ये थी आशीष कपूर जी के मुनाफे के फंडे। आगे चलते हैं, कुछ और स्टॉक आइडियाज डिस्कस करना बहुत ज़रूरी बन रहा है और उनमें से एक है एंजल वन। एंजल वन के अभी डेटा आए हैं, सब्सक्रिप्शन डेटा बहुत ही सॉलिड अपमूव स्टॉक में भी दिख रहा है और मजबूत डेटा भी आया है। वहाँ पे कुछ सीनियर ऑफिशियल ने ज्वाइन भी किया है, लेकिन एंजल वन 2001 कगार पे वापस आ गया है। हम आपको काफ़ी दिन से बता रहे हैं कि इनके सुपर ऐप में अच्छा सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, डेटा अच्छा दिख रहा है, स्टॉक में पूरा रिकवर हो गया। 2200-2000 पे पिछली बार टॉप हुआ था, चार्ट लेके आइए रेड्डी साहब 6 महीने का, फिर वापस 900 तक गया। 50% घटने के बाद ये स्टॉक वापस आना शुरू हो गया। एंजल वन 2022 की तरफ दिखा रहा है। इसके चार्ट चेक करके बताइए वैशाली जरा, एंजल वन में दम है? डेफिनेटली अग्री। अब मैं वीकली चार्ट देख रही हूँ एंड वीकली चार्ट में भी एक 1946, आई थिंक एंजल वन का प्राइस मेरे पास गलत आ रहा है। इट इज 19, कल का क्लोज है 1922। ओके, सो ब्रेकआउट आ रहा है 1950 लेवल्स के ऊपर। सो अगर ये सस्टेन करता है 1950 के ऊपर, देन आई थिंक ये इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 2100 एटलीस्ट। सो एंजल वन का चार्टिकल पैटर्न इज वेरी वेरी कन्विंसिंग फॉर अ पॉजिटिव अपमूव। मेरे ख्याल से ये लेवल पे भी ले सकते हैं। ऑल राइट, एंजल वन पे ट्रेडिंग आइडिया। एक और बाजार का बड़ा फेमस स्टॉक है, वो है जुपिटर वैगन्स। आपको याद होगा जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ वैगन्स, ये दोनों वैगन कंपनीज चैनल पे आ चुकी हैं कई बार और ये बता रही हैं कि सब इतना काम आ रहा है, चाहे डोमेस्टिक काम हो, नए वैगन्स बन रहे हैं, नई ट्रेन। मोदी जी और हमारे जो रेल मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट एवरी डे एक वंदे भारत लॉन्च हो रही है और वैगन्स का काम मेट्रो से नॉन मेट्रो से बहुत बढ़िया आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। स्टॉक में भी बहुत तेजी आ चुकी है। ये नहीं है कि जुपिटर वैगन्स में तो तेजी भी आई है और आई थिंक कोई इनकी भी न्यूज़ है फंड रेजिंग की या फिर प्रेफरेंशियल। जी हाँ, अब इनकी एक और फंड रेजिंग की न्यूज़ है, क्योंकि जितना भी कैपेक्स डाल रहे हैं भट्टी में अंदर यूज होते जा रहा है और कैपेक्स नया चाहिए। तो भाई ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन वैगन के इसमें जो है अच्छा काम हो रहा है। ये मैं एक बार जान लेता हूँ इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। कपिल जरा जुपिटर वैगन का चार्ट देख के बताएं कैसे इसको खेलें, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी से चल चुका है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरी तरफ स्पेस बहुत अच्छी है, काम बहुत बढ़िया हो रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं? सही है कि स्टॉक प्राइस काफी अच्छे मूव कर गए हैं। JWL का मैं ईयरली चार्ट देखता हूँ तो ईयर टिल डेट स्टॉक कुछ 312% से चल गया है। 3 टाइम्स इन 9 मंथ ड्यूरेशन हमें एक अच्छा सा मूव देखने मिला है। अभी जब मैं इसके वीकली चार्ट और डेली चार्ट देखता हूँ तो उसका स्लोप काफी कहते हैं कि 65 to 70 डिग्री के साथ में ये स्टॉक ऊपर में जा रहा है। तो यानी ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग मूव बिल्ड तो हुआ है और पिछले काफी दिनों से हमने काफी बार ट्रेडिंग सेशन देखा हुआ है कि उसके अपर सर्किट के लगने के सिलसिले भी अभी चालू हो गए हैं। तो 5% के कल के दिन में ही उसका अपसाइड मूव था। तो वहां पे आपका एक टेक्निकल स्टॉप लॉस आप प्ले नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसके जिस तरीके से इसके अपसाइड मूव आई हुई है और मैं सिर्फ टेक्निकली स्टॉप लॉस देखने जाऊं तो 378 का भी करंट लेवल है और टेक्निकली स्टॉप लॉस आता है आपको 310 के यहाँ पे। तो ये एक अनवायबल बन जाता है जब आप टेक्निकल स्टॉप लॉस के साथ जाते हो। बट उसका और उपाय ये होता है कि आप अपना मॉनिटरी स्टॉप लॉस डालते हो। लेट्स से पर ट्रेड जब भी आप कोई फिक्स करते हो कि 5000 मुझे इसमें रिस्क लेना है, तो इसके बेसिस पे हम क्वांटिटी को तय करके हम एक बाय करते हैं, क्योंकि अप मूव की वजह से टेक्निकल स्टॉप लॉस एक अनवायबल हो जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से। और अभी ये स्टॉक तो मोमेंटम है, फिर से भी अपने जो पहले के हाल के जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो थोड़ा एक माइल्ड रिएक्शन देखने मिला था, तो उसके ब्रीच होने का RFP है। तो 378 के ऊपर फिर से मूव करता है तो यहाँ पे इसका अपसाइड मोमेंटम ड्यू हो जाता है। और यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस मैं देखना चाहता हूँ तो 360 का आएगा।
तो जिसकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है वही इन सारे ट्रेड को ट्रेड कर सकते हैं। काफी छोटे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ही फॉल आएगा तो शॉप आउट करा हो जाएगा। तो एक डीप पॉकेट के साथ में एग्रेसिव ट्रेडर्स ही इस स्टॉक को प्रिफर कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो रहा जुपिटर वैगन पर कपिल का व्यू, लेकिन एक बार एक क्विक रिकैप पूजा के साथ ले लेते हैं सारे एक्शन स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए। पूजा बताएं। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत सबसे पहले महिंद्रा फाइनेंशियल से करेंगे। अगस्त 2023 में जो ओवरऑल डिसबर्समेंट है वो करीब 44,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट आया है, जिसमें कि सालाना आधार पर बात करेंगे तो 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर भी नज़र रखिए। कंपनी 16 सितंबर से अपने ट्रैक्टर के दाम में बढ़ोतरी करेगी। मिसेस बेक्टर्स फूड्स, ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अर्नब जैन को अपॉइंट कर लिया है एज ए CFO, जो कि पहले एक्सो नोबल, नोकिया, पेप्सी, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में लीडरशिप पोजीशन के तौर पर काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आप नज़र रखिए। IEX का भी अगस्त महीने का अपडेट आया है, जिसमें कंपनी ने जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है उसमें 21% की ग्रोथ सालाना आधार पर देखने को मिली है। और आखिर में बात करते हैं सोना BLW की। यहाँ पर कंपनी नोवेलिक का 54% हिस्सेदारी खरीदेगी। करीब $40 मिलियन में ये डील। ठीक है, सोना, BLW, IEX, M&M फाइनेंस, इन सब सेक्टर्स पर तो हम चर्चा कर चुके हैं। सोना BLW पर भी बात करेंगे, लेकिन एक बार क्विक व्यू आपको। आज सुबह जब हम निकुंज से बात कर रहे थे, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कौन से स्पेसेस में उनको थोड़ी सी कॉशियस साइन ऑफ वरी दिख रहा है, कौन से स्पेसेस हैं जहाँ पर अच्छी वैल्यू दिख रही है, जहाँ पर होल्ड करके रहने की सलाह होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मार्केट का माहौल अगर आप देखिए तो मार्केट के अंदर ग्लोबल इस समय रिस्क ऑन एनवायरनमेंट इंटैक्ट है। फ्लोज पैची है मगर पॉजिटिव हैं। फ्लोज ब्लॉक डील्स में जा रहे हैं तो निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर उनमें फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा है। चिंता का विषय आईटी था जो कि स्टेबल हो चुका है। बैंक्स में चिंता नहीं है। देखिए, बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है मगर चिंता नहीं है। आईटी अंडर परफॉर्म कर रहा था मगर वहाँ पे चिंता है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर के मार्केट के अंदर आप ज़्यादा बेरिश नहीं हो सकते हैं। डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बिकमिंग बेरिश। मार्केट कहाँ पर जाके रुकता है, कैसे रुकता है, हिस्ट्री हमें एक प्रकार का इंडिकेशन देती है, मगर वो पूर्ण रूप से कोई आपको एक गाइडेंस देती है, मगर वो एक बेंचमार्क है, वो एक प्रकार का कोई रूल नहीं है। तो इस मार्केट में डोंट बी बेरिश फॉर द सेक ऑफ बीइंग बेरिश। मगर मार्केट के अंदर इस समय ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर P मल्टीपल 100, 200, 250, 300 हो चुके हैं उन स्टॉक्स के। उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि हिस्ट्री ने हमें हमेशा यह बताया है कि अगर आप स्टॉक्स जिनके P मल्टीपल 100 या फिर 200 या 300 होते हैं, मैं लिस्ट सुबह देख रहा था, वहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर के रिटर्न्स नहीं आते हैं। तो आपको मार्केट में सोच के समझ कर इस समय टिके रहना चाहिए। अगर आपने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करा है तो आपको बेचने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, मगर आपने अगर इन्वेस्ट एकदम भी नहीं करा है तो इस समय खरीदारी की भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। देखिए, अब वो सेक्टर्स खत्म हो चुके हैं जहाँ पे आप बोल सकते हैं सेक्टर अच्छा लगता था, वो सेक्टर अच्छा लगता था। अब आपको स्टॉक्स में भी आप देखें तो आईटी में रिकवरी हुई है मगर परसिस्टेंट ऑल टाइम हाई पर है। इस साल अगर आप देखें तो IDFC ऊपर है मगर SBI के अंदर कोई चाल नहीं आ रही है। दोनों की एकदम बढ़िया बैलेंस शीट्स है, दोनों बढ़िया बैंक्स हैं। रेलवे स्टॉक्स में मेरा ये मानना है कि एक होता है रिस्क, एक होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, एक आपका होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस समय मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में नहीं है। ये जो स्टॉक्स हैं इनके अंदर फ्री फ्लोट इस समय काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इन स्टॉक्स के अंदर फ्री फ्लोट इस समय काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि कल कुछ रेलवे स्टॉक्स के अंदर 40 से 45% स्टॉक जो हैं वो फ्री फ्लोट जितना ट्रेड कर रही हैं। और ये हमेशा डेंजरस बात होती है कि 40 से 50% जो फ्री फ्लोट होता है अगर वो डेली ट्रेड कर रहा है तो। हिस्टोरिकली जब मैंने ट्रेंड्स देखे हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि यह जो एंड गेम होता है बड़ा ख़राब होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनका एंड गेम आ रहा है, मैं कोई डूम्सडे प्रोफेसी नहीं लिखने की बात कर रहा हूँ, मगर मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि इस मार्केट के अंदर जहाँ पर एक्सेसेस होते हैं अगर आप उसमें आप डालेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है प्राइस अप्रिसिएशन और ज़्यादा रहे। टेम्पटेशन हो सकता है कि आपको लगे कि आपकी गाड़ी छूट चुकी है, हो सकता है आपको लगे कि आखिरी स्टेशन आने से पहले हम उतर जाएंगे, मगर वास्तविकता में जैसे होता नहीं है।
ओके तो ये तो कई सारे वर्ड ऑफ कॉशन हमें निकुंज ने बताए, इस पर ज़रूर ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ पैनल पर अब 2 एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं। हमारे साथ कुश बोरा भी हैं और चंदन तापड़िया भी हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आपके पास, दोनों के पास आते हैं जेंटलमैन, लेकिन क्विकली एक बार पहले शरद के पास जाते हैं, क्योंकि शरद हमें बता रहे हैं आज का क्या खबर है। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला अपार इंडस्ट्रीज़, और यहाँ पे बज़ है कि कंपनी को जो है यूएस अथॉरिटीज़ द्वारा जो है एक अप्रूवल आ सकती है, जहाँ से उनका जो एक्सपोर्ट होता है मीडियम वोल्टेज केबल्स वो स्टार्ट हो सकता है। अब ये जो अवधि है लगभग 1 महीने से 2 महीने तक जो है ये अप्रूवल आ सकती है, और ये अप्रूवल इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो इंक्रीमेंटल एडिशंस है रेवेन्यू में वो जो है 4th क्वार्टर FY24 से दिखने लग सकती है। इसके अलावा यही केबल सेगमेंट में FY24 में जो है उनकी जो ग्रीन फील्ड कैपेसिटी है वो कमीशन हो सकती है। और अगर स्टॉक के बारे में देखें तो 2022 के लो से स्टॉक जो है 6 गुना रिटर्न जो है इन्वेस्टर्स को दिया है। आगे ट्रिगर्स की बात करें तो ऑफकोर्स जो कंपनी जो प्ले कर रही है वो स्ट्रॉन्ग इंफ्रा पे प्ले कर रही है, और जो पावर इंफ्रा है जिसमें चेंजेस आएगी तो इसमें जो है कंपनी को बेनिफिशियरी होगा। उनका कंडक्टर सेगमेंट का बिजनेस है और उनका केबल सेगमेंट का बिजनेस है। ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन पोर्टफोलियो जो एक्सपोर्ट्स में आती है उस पर भी फोकस रहेगा। और हाल ही में यस सिक्योरिटीज़ ने भी जो एक रिपोर्ट निकाला है जहाँ पे उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 5054 रुपीज़ पर शेयर का। ठीक है, अपार इंडस्ट्रीज़ पे जो खबर थी शरद आपको बताते हुए, इसके अंदर इस सेगमेंट के अंदर हम वही खबरें लेके आते हैं जो ट्रेंडिंग होती है, मार्केट के अंदर चर्चा हो रही होती है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बिग बोल्ड ब्रोकरेज भी फटाफट से पता कर लेते हैं आशीषा से। आशीषा बताएं आज की कौन सी रिपोर्ट है वो? रेमंड पर फोकस रहेगा। 2 इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले जेफरीज की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 2600 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि कंपनी एक नेट कैश कंपनी है और कंपनी अपने 2 वर्टिकल सेपरेटली लिस्ट करने वाली है, लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट। 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये सेपरेटली लिस्ट हो जाएंगे, जो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। ग्रोथ फैक्टर्स विजिबल है, अक्रॉस बिजनेसेस ग्रोथ देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि 13% रेवेन्यू ग्रोथ और 24% अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिल सकता है CAGR बेसिस पर 23 से 26 के पीरियड में। मोतीलाल ओसवाल ने भी इनिशिएट किया है कवरेज, 2600 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उनका मानना है कि डी मर्जर और प्रमोटर कैपिटल इन्फ्यूजन एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पर है और अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते इनिशिएटिंग कवरेज है, खरीदारी की राय दी है और 2600 रुपीज़ प्रति शेयर का टारगेट दिया है। ठीक है, तो रेमंड पे रिपोर्ट आ गई है मोतीलाल ओसवाल की और टारगेट भी बढ़े हैं, 2600 प्लस तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आशीषा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चंदन तापड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ट्रेडिंग कॉल्स उनके लिए लेते हैं। चंदन सर बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, शिक्षक दिवस की आपको बहुत बधाई। आप जरा अपने ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए सर। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए ताकि आपकी आवाज आ पाए। बिल्कुल, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, जिनसे हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस टू ग्रो एज वेल। सो मार्केट की बात करें तो निफ्टी पिछले 2-3 दिन से वापस होल्ड करने का प्रयास कर रहा है। 19,444 के सपोर्ट से वी कैन प्ले अपसाइड टुवर्ड्स 19,650। स्टॉक वाइज बात करें तो मैं यहाँ पे पावर एनर्जी पे फोकस करूंगा। टाटा पावर एक हमारा ट्रेड रहेगा यहाँ पे 252 के सपोर्ट से कहने की 272 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके ऑलराइट, तो ये तो टाटा पावर पर एक और बाय रिकमेंडेशन आज दिख रही है। चंदन को भी ये पसंद आ रहा है, लेकिन कुश को कौन से स्टॉक्स आज पसंद आ रहे हैं? कुश मॉर्निंग बताएं, क्विक आपके आज के ट्रेड्स। जी हाँ प्रियंका, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। वेल मेरा भी जो पिक है वो पावर सेक्टर से ही है, बट थोड़ा डिफरेंशिएटेड स्टॉक है। NLC इंडिया, ये स्टॉक अच्छे खासे पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा था। पिछले 2 दिनों में हमने इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आते हुए देखा है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 146 149 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 140 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज SRF। अगेन वी सीन क्वाइट अ बिट ऑफ रैली इन दिस एंटायर पैक, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है ये कंटिन्यू रह सकता है। 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हमने इसमें भी आते हुए देखा है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से 2460 2500 के टारगेट के लिए बाय करें। 2375 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। SRF में कल काफी अच्छी बाइंग होती हुई नजर आई। कपिल, कल एक शाम को
इंफ्रा रियल्टी स्टॉक मान इंफ्रा में एक इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई है अबैकस एसेट मैनेजमेंट के अमन चौहान के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खरीदेंगे तब देखा जाएगा, लेकिन चार्ट चेक करके बताएं। ट्रिगर ये है, ये कल शाम को मीटिंग है, बाजार इसको ट्रैक करता है, बड़ी मीटिंग है। अमन चौहान अबैकस के फंड मैनेजर हैं, लेकिन चार्ट्स इसकी जरा देख के बताएं कपिल। मैंने इनका जब ये 80 टाउन में लास्ट टाइम उनका इंटरव्यू लिया था, तभी मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो काफी प्रॉमिसिंग लगा हुआ था। और चार्टिकली भी मैं देखता हूँ तो स्टॉक का एक बहुत अच्छा सा एक ब्रेकआउट हमें काफी टाइम पहले देखने मिला था 50 के लेवल से। अभी तो स्टॉक 153 पे चल रहा है, लेकिन आपके हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे इसका एक मंथली चार्ट पे आपका एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट हमें काफी टाइम से देखने मिला था। और ये ब्रेकआउट जो काफी अच्छा मूव आया था, तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में एक स्टेबिलिटी भी हमें देखने मिली है, जो कि काफी अच्छी साइन होती है। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है और स्टेबलाइज होता है, तो कहां ना कहां पे वो अपने प्रीवियस अपसाइड मोमेंटम को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेशन के साथ में जो उसका नेक्स्ट अप लेग होता है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी इकट्ठा करता है। तो स्टॉक ने वही फॉर्मेट में गया हुआ है। जब भी कुछ डिप करेक्शन मिले हुए हैं, तभी एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की यहाँ पे सपोर्ट लेके काफी बाउंस किया हुआ है। फिलहाल के टाइम पे स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से जो इसके रेजिस्टेंस लेवल थे 154 के अराउंड के, तो वहां पे ही चल रहा है। तो एक बार पे इसका एक क्लोजिंग देखना पसंद करूंगा कि 155 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तो मुझे लग रहा है कि फिर से इसका एक बुलिश कंटिन्यूएशन साइन हमें देखने मिल जाएगा। और ये स्टॉक का ओवरऑल व्यू पॉजिटिव लगता है जब तक ये स्टॉक 145 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओके ठीक है, तो मार्केट इस समय ओपन होने की तैयारी कर रहा है। फटाफट से आपको दिखाते हैं फ्रीज लेवल निफ्टी के। 35 पॉइंट ऊपर निफ्टी फ्रीज हुआ है। 500 के ऊपर कल ओपन हुआ, क्लोज हुआ, आज फिर 500 के ऊपर ही ओपन हो रहा है, तो ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक ओपनिंग कर रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से तो लग रहा था कि थोड़ा प्रेशर आएगा, पर ऐसा शुरुआत में तो नहीं है, लेकिन फिर भी रुकना चाहिए आपको, क्योंकि लीडरशिप की थोड़ा एब्सेंस दिख रहा है। आप 1300 साढ़े 1300 शेयरों की ओपनिंग के साथ हमने काम किया, आज किया है एडवांसेस के साथ। ये अच्छा साइन है कि आपके एडवांसेस और डिक्लाइंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो दिन भर में सिर्फ भरता ही रहेगा। ये टर्न अराउंड टिपिकली जल्दी नहीं होता। बैंक निफ्टी पहले ही झटके में एक बार हरे निशान में आने के बाद लाल निशान में जा रहा है। इसलिए पहले 5 मिनट मैंने आपको इसलिए बोला है क्योंकि अभी कोई ना लीडरशिप वाला मेरे को शेयर नहीं दिख रहा है। जल्दी से दिखा दीजिए एक बार जरा आप। रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS, ये कम से कम 4 शेयर तो शुरुआत में एक झटके में दिखा दिए, ताकि इसका हम थोड़ा आइडिया ले पाएँ कि इन बड़े शेयरों में आखिरकार इस समय की पोजीशनिंग क्या है। आप इन चारों शेयर्स को देख रहे होंगे, किसी में भी लीडरशिप की अभी तक तो पोजीशन नहीं बनी है। TCS भी दिखाइएगा एक बार। TCS वो भी ज़्यादा ज़रूरी है, कल की उसकी क्लोजिंग अच्छी थी। फिर मैं आपको बताता हूँ निफ्टी के आज के टॉप गेनर कौन कौन से बन रहे हैं। निफ्टी के टॉप गेनर्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, 1% ऊपर है, लेकिन इसकी कोई खास इतनी बड़ी वेटेज नहीं है। सिप्ला जो दवा से जुड़ी हुई कंपनी है, और यहाँ से जो US के रिगार्डिंग जो खबर आई है, आज इस शेयर को थोड़ा गैप दे रही है, करीब 1% के आसपास का। कोल इंडिया के पास कल की बढ़त का आज कंटिन्यूशन है, करीब आधा पौने 1% ऊपर है। इसके अलावा कोई और ऐसा शेयर दिख नहीं रहा जहाँ पे बहुत दमदार तरीके से बड़े गैप के साथ ओपनिंग हुई हो। हीरो मोटोकॉर्प को आप जोड़ सकते हैं, आधा % ऊपर है, जैसे मैंने कोल इंडिया आपको बताया। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा बहुत ऊपर आया, आधा % है। टाइटन के पास करीब आधा % तक की मजबूती है। HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस भी करीब आधा % ऊपर हैं। तो ज़्यादातर शेयर आपको अभी बहुत बड़े गैप के साथ नहीं खुल रहे हैं। अब आते हैं कमज़ोर शेयर कौन कौन से हैं। देखिए डॉक्टर रेड्डीज मार्केट को ड्रैग कर रहा है, आज शुरुआत में 1.5% नीचे हो गया। हिंडाल्को के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, टाटा स्टील के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, JSW स्टील के अंदर प्रॉफिट बुकिंग है, तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है। दूसरा IT का कल का जो तेज़ी था, इन्फोसिस उसको थोड़ा करके नीचे लेके आ रहा है। विप्रो आज थोड़ा कमज़ोर खुला है। हालांकि ध्यान रखना चाहिए IT अपना बेस फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये बेस में कई बार एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव, एक दिन पॉजिटिव, एक दिन नेगेटिव करके उसी की जगह पे ही रहेंगे। तो आपको थोड़े स्मार्ट होकर काम करना पड़ेगा IT कंपनीज पे। ये एक तरफा चलने वाले बुल फेज में अभी नहीं है, ये अपना बेस ढूंढ रहे हैं। इस तरह का नेचर आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेगा। 1550 शेयर अभी आपको स्क्रीन पर एडवांस डिक्लाइन के तौर पर दिख रहे होंगे। थोड़ी देर में मैं आपको इंडिया विक्स और सभी शेयर्स का जो NSE, BSE और फ्यूचर्स के हम रखते हैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा नेक्स्ट 50 चेक और कर लेते हैं। गेल, हमने इसके बारे में आपको जिक्र किया था, 125 का हो गया शेयर, 117 रुपये पे हमने आपको नोटिस करवा दिया था ये शेयर। आज 125 का सबसे तेज बढ़ने वाले शेयर्स में से एक है नेक्स्ट 50 के अंदर। दूसरा है कोलपाल, तीसरा है टाटा पावर, इसके अलावा इंडिगो, टाटा पावर के बारे में अभी रिकमेंडेशन दी है आपको सर ने, चंदन जी ने। इसके अलावा इंडिगो, IOC, ये कुछ एक और शेयर है जहाँ पे 0.25% से 1% तक की मजबूती आपको दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन के अंदर कुछ जल्दी ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं आ रहा,
इसलिए आप इसको अभी मान के रहिएगा कि बाजार जल्दी जल्दी 19,500 को शायद आज ब्रेक ना करे, इसको मेंटेन रखने की एक कोशिश ज़रूर करेगा। ये एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप बिल्कुल लास्ट वाली स्क्रीन देखेंगे ना तो आपको 4 में से 3 मेटल काउंटर्स दिखेंगे। ये छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर है, क्योंकि इनमें सर्ज काफ़ी फास्ट था, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आपको मेटल कंपनीज नीचे दिख रही होंगी। और जो बढ़ने वाले हैं उसमें सिप्ला, HDFC लाइफ, बजाज फाइनेंस, ये कुछ एक शेयर्स हैं। अब छोटे मझोले शेयर्स फटाफट से पता कर लेते हैं। स्टॉक जो हम अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग में 8 to 9 में डिस्कस भी किया, जहाँ ट्रेड की पॉसिबिलिटी दिखती है, पूजा बता के गई है। कई सारे स्टॉक्स हैं। IEX आप देखें, आप भी बता रहे थे 3.5% की तेज़ी वहाँ है। आपको फिर से क्योंकि ऑयल एनर्जी वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी दिख रही है। ऑयल इंडिया आपको फिर से क्रूड ऊपर जा रहा है, तो फिर से यहाँ 2% की तेज़ी है। स्कॉट्स कुबोटा वापस आते हुए दिख रहा है। यूरोप बिजनेस रिलेटेड मदरसन सुमी जैसे काउंटर्स में अच्छी मूव है। ट्राइडेंट जैसे काउंटर्स लगातार आपको चाल में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा प्रेशर आपको आज एल्यूमिनियम काउंटर, स्टील काउंटर्स, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जैसा दिख रहा है। जिंदल स्टील, एनाल्को, सेल, ये अच्छे चल रहे थे। इनमें थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग जैसा ट्रेड दिख रहा है। लेकिन जो एनर्जी स्पेस है, चाहे वो पावर हो, कोल हो, ऑयल एनर्जी हो, उनमें अच्छी मूव आपको दिखाई दे रही है। बैंक से अभी फिलहाल इतनी बड़ी कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिख रही है, तो ट्रेड बहुत इंटरेस्टिंग होगा आज देखना। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट के साथ ओपनिंग ट्रेड एक्शन कहाँ करना है शुरू कर लेते हैं इसकी बातचीत। चंदन बताइए, क्या ओपनिंग ट्रेड आपके स्क्रीन पे निकल के आ रहा है आज? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज तो एक मैंने टाटा पावर के बारे में डिस्कस किया मॉर्निंग में, तो उस स्टॉक्स में स्विंग है। निफ्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है डिप आएगा और फिर वापस यहाँ पे बाइंग बनेगी। और मेरा एक फोकस है पूरे सेक्टर पे, एथेनॉल और शुगर रिलेटेड। तो यहाँ पे मैं प्राज इंडस्ट्री पे फोकस करूंगा। प्राज अभी 514-15 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह रहेगी। 502 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे 530 तक के टारगेट बनने चाहिए। तो एक काउंटर प्राज इंडस्ट्री पे रहेगा। और दूसरा यदि फोकस करना है तो मैं बैंक्स में जाऊंगा, मिड कैप बैंक। एक स्टॉक मेरे को समझ में आ रहा है, महाराष्ट्र बैंक, 42 रुपीज का है, लोअर प्राइस है। मेरे हिसाब से 40 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, ऊपर में 45 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पे प्राज इंडस्ट्री और महाराष्ट्र बैंक 2 काउंटर है जो रेडार पे रहेंगे, और यहाँ पे 3 से 5% के स्विंग बनने चाहिए। आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा कपिल? ओपनिंग ट्रेड जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड यहाँ पे TI इंडिया होगा। एक ऑटो सेक्टर्स में तो हमने एक मोमेंटम देखी हुई है, ऑल टाइम हाई पे चल रहे हो, तो और कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो काफी एक डिसेंट करेक्शन लेके अभी फिर से उभर रहे हैं। तो TI इंडिया अभी 3070 के लेवल पे चल रहा है। उसके जो नेक्स्ट बेस्ट अपसाइड पोटेंशियल मुझे जो लग रहा है वो 3140 के लिए लग रहा है, और जो उसके स्टॉप लॉस रहेंगे वो 2990 के स्टॉप लॉस रहेंगे। तो यहाँ पे एक मोमेंटम अपना स्टॉक का नाम बताएंगे आप? कपिल, आपके स्टॉक का क्या नाम है? PI इंडस्ट्रीज नहीं है ना वो? TI इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया, TI इंडिया, ओके। अच्छा, मुर्गप्पा ग्रुप, TI इंडिया का स्टॉक लेके आए टेड साहब। ठीक है, क्या टारगेट बताया, एक बार रिपीट करेंगे? जी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट पे 3078 पे हमारा बाय कॉल बनता है, 3140 के हमारे टारगेट बनते हैं, और नीचे में 2990 के स्टॉप लॉस रहेंगे। ये बता दीजिए अपना ट्रेडिंग आइडिया, टॉप ट्रेडिंग आइडिया ओपनिंग ट्रेड पे। किरण? यस, सो हमारी तरफ से 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। पहला है वो यूपीएल है। यूपीएल अगर आप देखोगे तो काफी लोअर बॉटम से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के स्टॉक निकला है। 3 दिन से हम देख रहे हैं कंटिन्यू हाइट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न के अंदर भी ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं 600 रुपए का एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर 2 दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। तो यूपीएल पे आप ध्यान रख सकते हो, 610 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जा सकते हैं 600 का स्टॉप लॉस, और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है ऊपर में 630 तक के टारगेट आप यूपीएल में एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो कॉल है वो पीवीआर है। ये कंडीशनल कॉल रहेगा, अभी 1790 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जैसे ही पीवीआर आइनॉक्स 1800 के ऊपर जाता है तो आप बाय कीजिए। कंडीशनल कॉल में वापस रिपीट करता हूँ, 1800 के ऊपर ही हमें पीवीआर बाय करना है। जैसे ही 1800 का लेवल क्रॉस होगा तो 1850 तक की एक रैली हम पीवीआर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएल एंड पीवीआर ओवर बाय कॉल्स। ओके, कुछ आपका ट्रेडिंग आइडिया क्या रहेगा, टॉप ओपनिंग ट्रेड? कोचिन शिपयार्ड, इस स्टॉक में आप देखिए काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज सुबह जब से शुरू हुआ है तब से ओपनिंग के बाद भी इसमें गेन्स ऐड होते हुए ही नजर आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप 975 के टारगेट के लिए बाय करें, 920 के करीब अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। सो कोचिन शिपयार्ड। ओके, कोचिन शिपयार्ड, जबकि डिफेंस और रेलवेज में हालांकि मोमेंटम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉशन भी वारंटेड है। यही बात निकुंज भी आज सुबह कर रहे थे। आज अगर पहले 1 घंटे का
हम बात करें तो एक स्टॉक सबसे ज़्यादा निकल के आया बातचीत में, वो था IEX। ऑलमोस्ट हर आदमी IEX की धुनी रमा रहा है और आप देखिए स्टॉक 2% ऊपर खुला है। लेकिन हमारा पसंदीदा पुराना एक स्टॉक है जिसमें लगातार अच्छी न्यूज़ फ्लो आ रही है। कल शाम को प्राइस हाइक की भी खबर आई, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। 3000 ही नहीं 3100 क्रॉस कर गया है कुश के साथ। कुश ये राइड कर रहे हैं हम करीब एक महीने से, मान लीजिए आई थिंक 2300-2400 के भाव से एवरेज। तो क्या कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, कैसे ट्रेड करें इसको? अच्छा देखिए, अब जो ये हम पिछले 3 से 4 सेशन में हल्का सा हल्की सी गिरावट देख रहे हैं, और मैं हल्की सी कह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ मूव दैट द स्टॉक हैज सीन। वही 2300 के लेवल से स्टॉक जो चलना शुरू हुआ था 3300 के लेवल्स के आसपास जाके टॉप आउट हुआ है फिलहाल। तो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग, मुनाफा वसूली बिल्कुल इसमें लाजमी है। मेरा सुझाव रहेगा कि इसमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी ना करें। अगर आप इतने नीचे के लेवल से इसको होल्ड करके चले आ रहे हो तो यहाँ पे आप 3000 के जो लेवल्स हैं या उनके जस्ट नीचे 2985 का जो बेसिकली लेवल है, इसके आसपास अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसमें पोजिशनली बने रहें। इसके नीचे अगर स्लिप होता है तो आपको हल्की सी इसमें जो डाउन साइड ये एक्सटेंडेड होती हुई नजर आएगी। बट जिस तरीके का हम ओवरऑल सेटअप और मोमेंटम इंडिकेटर में भी टर्न अराउंड देख रहे हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रॉफिट बुकिंग का दौर है 3 से 4 सेशन का, ये शायद टर्न अराउंड हो जाएगा यहाँ से। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक 250 से 3400 के जो लेवल्स हैं ये भी फिर से आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। ऑलराइट, इस बीच IRFC पे ब्लॉक्स लगे आज सुबह भी 8-8.5% की तेजी IRFC पे। थोड़ी देर पहले हम आपको एक स्पेशल रिसर्च भी बता रहे थे, और आज का अगर स्टॉक देखें, आज का भाव लगभग 8% की तेजी 8% की तेजी आपको IRFC पे दिख रही है। कुछ ब्लॉक्स भी लगे थे, लेकिन दूसरे ट्रेड्स ले लेते हैं आज, क्योंकि हम ऑफ कोर्स मिड कैप स्पेस में स्कॉट्स कुबोटा की तो बात की है अभी अजय ने। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर भी PSU बैंक्स आपको वापस आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्राइवेट बैंक्स में देखें, यहाँ कल GQG के स्टेक के बाद कल भी मूवमेंट था, आज भी आपको 2% की तेजी दिख रही है। क्या IDFC फर्स्ट बैंक पे नजर होगी आपकी और बड़े गेन्स मिल सकते हैं कपिल? फर्स्ट बैंक का जो हमें 82 के लेवल के यहाँ पे ब्रेकआउट तो देखने मिला था, और उसके बाद में एक बेस बना के कंटिन्यूसली स्टॉक इंप्रूवमेंट तो हो रहे हैं। तो जो इनको होल्ड कर रहे हैं उनको एक 96 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बेहतरीन होल्ड करना ही चाहिए। और ऑल टाइम हाई पे है तो उसको जो आगे का मूव आ रहा है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 96 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लग रहा है। पूना वाला फिनकॉर्प और इनफैक्ट दूसरे फाइनेंस काउंटर्स में आज कैनफिन होम्स, वहां पर भी एक अच्छी मूव दिख रही है। प्राइस गेन भी है। कैनफिन होम्स लगभग 3.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट आपको पूना वाला फिनकॉर्प में भी दिख रहा है। तो फाइनेंस काउंटर्स भी अच्छे एक्टिव दिख रहे हैं। M&M फाइनेंस में भी आपको लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। कोई फाइनेंस काउंटर ऐड करेंगे यहाँ चंदन? फाइनेंशियल काउंटर्स की बात करें तो सेलेक्टिव स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट है। पूना वाला हमारा एक प्रिफर्ड नेम रहा है और पिछले लगभग मेरे हिसाब से 4-5 क्वार्टर से हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ओवरऑल ऊपर के लेवल से डिक्लाइन आया है और वापस एक बेस बन रहा है। मेरे हिसाब से अब की बार ये 395 को बेस बनाएगा और वापस 440 तक का मूवमेंट बनना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल फोकस किया जा सकता है। उसके अलावा हमें LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे ठीक लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि आज थोड़ा सा डल है, बट जिस हिसाब से अपने आप को ओपनिंग लेवल पे होल्ड करे मूवमेंट बनना चाहिए। 442 के सपोर्ट से यहाँ पे 460-65 तक के अपसाइड बन सकते हैं। एक शेयर जो हमने कई बार डिस्कस किया, आपके सामने भी रखा था कि 117-116 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, चलेगा, वो है गेल। आज 125-126 का ऑलरेडी हो चुका है, 2.5% ऊपर है शेयर। किसी तरह की कोई न्यूज़ फ्लो नहीं है इसके अंदर, स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है शेयर। चंदन जी, एक बार आप इस शेयर को देखेंगे, मेरे को इसका स्टॉप लॉस और इसका टारगेट चाहिए। और एक और पॉइंट, मान लीजिए कोई 117-120 की रेंज में नहीं आ पाया, 125 में खरीद लेगा तो महंगा हो जाएगा क्या उसके लिए? दिनों बाद ब्रेकआउट हुआ और इनफेक्ट हमारी जो थीम है वहां पे हम पावर एनर्जी स्टॉक्स पे पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं और गेल पे पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे बने। ब्रेकआउट अभी आया 121-122 कल के दिन, तो मेरे हिसाब से 122 को सपोर्ट बनाया जा सकता है। 132 तक के स्विंग यहाँ पे बनने चाहिए। ठीक है, एक और शेयर भी है लिस्ट में, वो धीरे धीरे चलेगा लेकिन बस सिर्फ वेट कर रहा है 515-520 की ब्रेकआउट होने की। उसका नाम है जुबिलेंट फूड वर्क। एक बार हमने आपको पहले भी नोटिस करवाया था, करीब 500 के आसपास का रेट था, साइडवेज हो गया, बट आज के दिन उसका पार्टिसिपेशन नोटिसेबल है, डेज हाई पे है, इस समय करीब 1.5% ऊपर है। खुश, ये 515 के बाद स्पीड से चलेगा या फिर थोड़ा प्री मैच्योर हो कि अभी पोजीशंस डाल ली जाए जुबिलेंट फूड वर्क में?
जी हाँ, देखिए मुझे ध्यान है जब ये करीब 495 496 के करीब चल रहा था, तब भी आपने यही पूछा था कि पिज्जा के पैसे पिज्जा के स्टॉक से निकाल लें क्या? और बिल्कुल देखिए वही हुआ है। तब मैंने ये कहा था कि 500 के ऊपर जब निकलेगा तो इसमें मोमेंटम बहुत शार्प आपको आते हुए दिखेगा एंड वॉल्यूम बैक्ड बहुत क्लियर ब्रेकआउट इसमें आया था, जहां स्टॉक 515 के लेवल तक चला गया था। अब आप जो लेवल बता रहे हैं बिल्कुल सही है, 515 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा, बट जिस तरीके का हम ओवरऑल सेटअप इसमें देख रहे हैं, स्टॉक एक बेस बना के आज एक अच्छा खासा रिबाउंड दे रहा है। कोई हल्का सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड चाहे तो इट विल नॉट बी अ बैड आइडिया टू गेट इनटू इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 500, जो वो रेजिस्टेंस जोन था आप सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। तो 500 के सपोर्ट जोन के साथ 500 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाइंग करें। पहला टारगेट आपके लिए 518 का है इनफैक्ट, और जो दूसरा टारगेट है 530 का निकल के आ रहा है। तो इन दोनों लेवल्स के हिसाब से जो स्टॉक में एक रीसेंट रिबाउंड आया है उसके लिए प्ले कर सकते हैं। को एक स्टॉक नोटिस कराया था, वो था इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। ये है आपका टेक्सटाइल्स एक्सपोर्टिंग कैटेगरी का स्टॉक है। देखिए डेज हाई पे धीरे धीरे 251 का जो फिगर है वो क्रॉस कर रहा है, 250 का एक्चुअली, और ये लेवल क्रॉस कर रहा है वो। आप इसको रेडार पे रखिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा रीज़न है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप गोकुलदास के एक्सपोर्ट फिगर्स को देखें, गोकुलदास जो तेजी की बात कर रहा है, इस कंपनी के लिए भी वही लागू होता है। ये सबसे बड़े एक्सपोर्टर है लिनन बेडशीट वगैरह के, और आपको पता है कि प्री क्रिसमस बाइंग अब चालू होती है। अब यहाँ से अगर बाइंग चलेगी तब प्राइमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड में जाके वॉलमार्ट में जमेगी। वॉलमार्ट ने ऑलरेडी अपनी गाइडेंस बढ़ाई है, तब जाके क्रिसमस में माल बिकेगा। तो यानी ये दोनों क्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है। ट्राइडेंट चल ही रहा है और ये उसी कैटेगरी की कंपनी है। एक बार चार्ट चेक कर लेते हैं कपिल के साथ। कपिल, इंडो काउंट के चार्ट्स पे कुछ दम है, लेना चाहिए माल? जी, आईसीआईएल का जो हम चार्ट देखते हैं अभी फिलहाल के टाइम पे टेक्सटाइल स्टॉक से काफी अच्छे मोमेंटम रहे हुए थे, और इस स्टॉक ने भी अच्छा अपसाइड मोमेंटम बना के बेस बना के फिर से ऊपर में मूव कर रहा है और 252 के लेवल पे चल रहा है। तो इसका नेक्स्ट बेस्ट हडल मुझे कुछ 268 के लेवल के यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में अभी भी इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है 268 में। और नॉर्मली जैसे ऐसे काउंटर होते हैं तो हम इसका 2 दिन का स्टॉप लॉस हम मेंटेन करते हैं। तो इसका स्टॉप लॉस आपका 240 का आएगा और 268 का, यानी 10 रुपए का अराउंड रिवार्ड है, और 18 से 20 रुपए का यहाँ पे आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने मिल रहा है। तो रिस्क और रेशियो भी अच्छा है, तो इसमें से यस ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इंडो काउंट पे आप नजर रखिए। अभी भी ये प्रियंका कुछ एनबीएफसी काउंटर्स की तरफ नजर लेके जा रही थी, उनमें यूग्रो में अचानक एक ब्रेकआउट सा आया है। जरा यूग्रो को लेके आइए। यूग्रो कैपिटल में एक ब्रेकआउट सा आया है, 4.5% ऊपर हो गया है। ये देखिए सडन ब्रेकआउट है ये, 310 311। किरण जरा इसको रीड आउट करिए हमारे लिए। क्या ये ब्रेकआउट है? पिछली बार 325 वाला घट के 300 आया था, इस बार क्या वो लेवल्स क्रॉस होंगे? कल इस कंपनी में ना एयू स्मॉल फाइनेंस के फॉर्मर बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव सीएफओ की तरह ज्वाइन किए हैं। एयू का क्या पता है आपको? 50,000 करोड़ और इनका 3,000 करोड़। तो खैर ये तो खैर एक्सचेंजेस पे आया था, लेकिन किरण चार्ट चेक करके बताएं। कैपिटल की अगर हम बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं, एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने कहीं ना कहीं 215 230 के लेवल पे देखा था, वहां पे रीटेस्टिंग की, और जिस तरह का साइज था वो टारगेट कहीं ना कहीं 340 का बन रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि ऊपर में 320 का हाई बना के स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम में ट्रेड कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके काउंटर वापस अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर एंटर हुआ है। तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट भी कहा जाएगा। तो अब जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस है, डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न का टारगेट भी पेंडिंग है, और ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है उसके हिसाब से भी 340 के टारगेट हमें दिख रहे हैं। तो 340 के टारगेट के लिए करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए, 290 का स्टॉप लॉस। 140 तक के आपको यहाँ पर टारगेट दिखते हैं इमीडिएट, जो आप इसमें इस लेवल पर प्राइस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो ऊपर आए, गेल हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी देखा था, बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेड हो रहा था। कल थोड़ा सबड्यूड जरूर था, लेकिन आज फिर से एक मूव शुरू हो गई है। गेल में तेजी है, पेट्रोनेट में तेजी है, पूरे जो एनर्जी पैक में जिस तरह की मूव दिख रही है, ये बड़े बेनिफिशियरी हैं। गेल 3.5% की इस चाल के साथ एक पोजिशनल टारगेट अगर रखना हो, चंदन गेल पर आप क्या रखेंगे? बिल्कुल, गेल में यहाँ पे हम रिकमेंडेशन दे चुके हैं और पॉजिटिव बायस रहेगा। यहाँ पे जो हमारा टारगेट इमीडिएट बेसिस पे वो 131 132 के आसपास रहेगा। ओके,
130 132 के पास का आपका यहाँ टारगेट है। लेकिन आज मेटल स्टॉक्स थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उनमें देखने को मिल रही है, चाहे आपको टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, सेल जैसे काउंटर हो, हिंद कॉपर जैसे काउंटर हो, कहीं मौका बनता हुआ दिख रहा है कुछ, जिस तरह से मेटल्स अच्छी खासी मूव में है, कोई एक्यूमुलेशन के लिए आपके स्टॉक रडार पर आया हो? दो स्टॉक्स जो हमें यहाँ पे अच्छे लगते हैं वो है हिंडाल्को एंड टाटा स्टील। ये प्रॉफिट बुकिंग जो है एक्चुअली गुड साइन के अगर बहुत ज्यादा वन वे शार्प रन अप हो जाए तो स्टॉक ओवर हीटिंग के पास बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो डिप्स आए हैं यहाँ पे मैं अभी भी हिंडाल्को टाटा स्टील दोनों पे ही नजर रखूंगा। फिलहाल ओपनिंग ट्रेड में हल्के से दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं और अभी तक आज के दिन पे भी कहीं ना कहीं हमें बॉटम बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट करें, जहां पे हमें फर्स्ट साइंस ऑफ टर्न अराउंड मिलेंगे 15 मिनट कैंडल्स पे, मान लीजिए 1 या 2 कैंडल हम वॉच करेंगे, जहां हमें टर्न अराउंड मिलेगा वहां पे अगर प्योरली लेवल्स की बात करें तो 470 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। देयर इज अ गुड चांस कि इसके आसपास आके स्टॉक थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। तो हिंडाल्को 470 के आसपास अगर होल्ड करे तो वहां से हम लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए एक बार व्यू बनाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करेंगे। विल जस्ट सी इफ द स्टॉक एक्चुअली डज रिबाउंड फ्रॉम दैट लेवल। मार्केट खुले हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं। इस 15-20 मिनट के अंदर जो टिपिकली इंडेक्स को स्टेबिलिटी चाहिए होती है वो मिल रही है। अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक अभी लाल निशान में गया था, वो हरे निशान में लौट रहा है। दूसरा, निफ्टी के अंदर 24 पॉइंट की तेज़ी है। हमने आपको सुबह भी कहा था कि अगर आप हमसे पूछें कि किस में ज़्यादा दम है तो बोलेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी को भी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि उसके पास थोड़ा OI हल्का है और दूसरा उसके ट्रिगर नहीं है। HDFC बैंक आज फिर नहीं चल रहा। कल इसका दिन ठीक था लेकिन आज फिर से शुरुआत में ये बैंक पे प्रेशर बना रहा है और आप देख पा रहे हैं पार्टिसिपेशन नहीं है। निफ्टी बैंक भी और HDFC भी दिखाइए, HDFC भी। अब आप इसके उलट अगर नहीं देखेंगे तो हमें उम्मीद थी कि शायद IT आज थोड़ा कंटिन्यू करेगा, लेकिन IT कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन आज एक और सितारा जो काफ़ी दिनों से थोड़ा नीचे था वो ऊपर आ रहा है, जो इंडेक्स मैनेज करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार आप दिखा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, तो आज वो अपने आपको नोटिस करवा रहा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि मार्केट में अभी इंडाइसिस से बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अगर आपको 50, 60, 70 पॉइंट खाने की आदत है निफ्टी की और कम से कम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी की तो फिर ठीक है। अदरवाइज एक तरफा आंख बंद करके बैठ जाए और बाजार चल जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल लग रहा है अभी भी। एक काम और कर सकते हैं आप, एक बार इंडिया विक्स भी दिखा दीजिए और एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाइए। वो इसलिए देखनी ज़रूरी होती है क्योंकि इंडिया विक्स भी बहुत स्पीड से नहीं घट रहा है। हालांकि गुंजाइश भी नहीं है, मैं फ्रेंकली बोलूं तो गुंजाइश भी नहीं है घटने की, क्योंकि ज़्यादातर अच्छी न्यूज़ इसके अंदर डिस्काउंट हुई है। अब 10 से नीचे थोड़ी जाएगा। 10 तो क्या 10.2, 10.3 तो इसका ऑल टाइम लो है, जिसमें सारी अच्छी खबरें अंदर आ रही हैं। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन आप चेक कर लीजिए, 130 शेयर हैं F&O के अंदर जो 52 शेयरों के मुकाबले हैं। दोनों तो खैर ऑलरेडी आपको अच्छे दिखेंगे ही। तो ये एक अच्छा सिम्टम तो बता रहा है, बेस स्ट्रॉन्ग है बट चलने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है वो थोड़ी एब्सेंट है। आ जाते हैं कुछ और स्टॉक्स पे जहाँ पे थोड़ा दम दिख रहा है। मैरी को एक बार चेक करते हैं, कल की उसकी क्लोजिंग अच्छी थी, क्या ये चर्निंग फिर से FMCG वाले शेयर्स को ऊपर लेके आएगी? एक बार खुश आप चेक करेंगे मैरी को। डिम्पी रिवाइवल तो इसमें काफी अच्छा नजर आ रहा है। बीच में डाबर और मैरिको यही दो एक स्टॉक थे जो FMCG पैक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे जब द लाइक्स ऑफ ITC, ब्रिटानिया, HUL प्रेशर में थे। तो ये रिवाइवल काफी एनकरेजिंग है। अब एक छोटा सा इसमें कैवियट यही है कि इस 585 के रेजिस्टेंस के पास है, लेकिन मान लीजिए कोई ट्रेडिंग के लिहाज से ले रहा हो तो ये अभी अच्छा खासा 8 to 10 पॉइंट्स का अपसाइड है। यहाँ पे बड़ी तेजी जो है 600 के लेवल्स की आपको 585 क्रॉस होगा उसके बाद आते हुए दिखेगी। तो कोई हल्का सा प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहे तो यहाँ पे आप 568 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से ले लें रादर। यहाँ पे आपका पहला टारगेट जो है ये 585 to 590 के जोन्स में रहेगा एंड जो इसका सेकंड टारगेट है जहां तक ये स्टॉक रन अप कर सकता है वो 600 है। तो इन लेवल्स के लिए प्ले कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़े टिल 585, बट बियॉन्ड दैट द मोमेंटम कैन बी शार्प। ओके ठीक है। वैसे खुश आपको बता दें, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जुबलेंट फूडवर्क पता किया था, वो अब करीब 514, 515 के बेहद करीब आ गया, जिस लेवल को भी आप नोटिस भी करवा रहे थे और हमने भी आपको नोटिस करवाया। यह जुबलेंट फूडवर्क 414 के ऊपर आके अब ट्रेड कर रहा है। एक और शेयर है जो मेरे को कपिल से पता करना है। कपिल, मेरे को इस शेयर में ना जल्दबाजी नहीं है, लेकिन इस शेयर को देख के ऐसा लग रहा है इसको शायद थोड़ी जल्दबाजी है और एक किसी भी दिन 10% के मूव को दिखा सकता है। उस शेयर का नाम है सुबेक्स। थोड़ा कंपनी वैसे 37 रुपये की है, लेकिन वॉल्यूम ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बैलेंस शीट्स वगैरह भी ठीक है।
इस शेयर को देख के बताइए, मैं 50 रुपए के टारगेट के लिए रख लूं और इसी साल मिल जाएगा मेरे को, दिसंबर से पहले सुबेक्स 50 रुपए का हो जाएगा, इतना दम है इसमें? जी, सुबेक सर जो फॉर्मेशन हम देखते हैं तो इस फॉर्मेशन में काफी अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जब भी आपका एक लॉन्ग बेस बनता है, लॉन्ग बेस के बाद में जब भी आपका रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट के बाद में जब भी स्टॉक मूव करता है तो उसका जेन्युइन स्ट्रेंथ वहां पे हमें देखने में मिलती है। स्टॉक का जो एक अच्छा मूव आया था उसके बाद में 18 रुपए का लो बना के प्राइस काफी टाइम से कंसोलिडेशन पैच में है। कुछ लेट्स से मिड कैप स्मॉल कैप में काफी अच्छी मोमेंटम आई थी, लेकिन इसमें इतना तो कुछ खास हमें ट्रैक्शन अभी के टाइम पे नहीं देखने मिला हुआ है। जो भी कुछ अपसाइड मोमेंटम आ रही थी वो बाद में रिट्रेस भी हो जा रही थी। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल में देख रहा हूँ 38.95 और 39 का हम यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो इसमें जो मोमेंटम मैं जो देख रहा हूँ वो 39 के ऊपर में ही आ सकती है, और 39 के ऊपर में जब भी इसके इमीडिएट हाईस को लेवल में देखने मिल रहा हूँ, तो जो आप लेवल बता रहे हो 50, तो टेक्निकल लेवल कुछ 48 के यहाँ पे ही बनते हुआ आ रहा है। तो एक बार 39 का लेवल क्रॉस कर जाता है तो बाद में जो आपके बताए हुए लेवल्स अचीव करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं 48 से लेकर 50 तक के। जी राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और आइडियाज को डिस्कस कर लेते हैं। फार्मा इंडेक्स को एक बार लेके आए डायरेक्टर साहब। चंदन के साथ मुझे फार्मा इंडेक्स डिस्कस करना है। लार्ज कैप तो चल ही रहे, लेकिन कुछ बीटन डाउन फार्मा स्टॉक्स में अच्छी बाइंग हो रही है। ग्लैंड फार्मा देखिए धीरे धीरे चल रहा है ये स्टॉक। इनफैक्ट ग्लैंड फार्मा का अगर आप इंट्राडे देखें तो खुला फ्लैट था 1710-20 के आसपास, किसी भाव से आप एंटर कर लिए होते। इस समय डेज हाई 3% करीब 1750 के पास पहुंच चुका है। चंदन, ग्लैंड इन्फा का चार्ट देख के बताएं, यहां से रिस्क रिवॉर्ड सेफ है, अभी भी होल्ड करें या एक बार बुक कर लें प्रॉफिट? जी, ग्लैंड पे ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक नया ब्रेकआउट बनने के लिए तैयार है। आप देखोगे 4 दिन पहले मोमेंटम बना था, ब्रेकआउट हुआ और 1775 और 1815 तक गया। वापिस जो डिक्लाइन हुआ उसमें वॉल्यूम नहीं है और मेजर सपोर्ट 1705-10 पे शिफ्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से 1710 से पोजीशन रखी जा सकती है। 1815 1850 तक के स्विंग बनने चाहिए। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। कल के हल्के से डिप के बाद जो आज वापस बाइंग आ रही है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक अपने नए मूव के लिए वापस तैयार हो रहा है। ठीक है, ये तो ग्लैंड फार्मा के बारे में बात हो गई। मिड कैप आईटी में फॉलोअप बाइंग आ रही है। लार्ज कैप भले ही ना चल रहे हो, लेकिन बिरला सॉफ्ट, एम्फोसिस आज भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 2% ऊपर बिरला सॉफ्ट, 550 का भाव। उसका एक महीने का चार्ट दिखाइए। बी सॉफ्ट सबसे पसंदीदा स्टॉक वैल्यू क्रिएटर बन गया। कुछ सर बी सॉफ्ट के चार्ट को देखिए, बताइए क्या 550-600 भी मुमकिन है, और क्या 500 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो गया जी, क्योंकि कहीं पे भी स्टॉक में हमने कोई ब्रेक या पॉज आते हुए नहीं देखा है। एंड दिस आई एम सेइंग फॉर द लास्ट गुड पार्ट ऑफ 3 to 4 मंथ्स। तो अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी है। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई न्यूज या कोई ट्रिगर आए तो इसमें आपको राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, तो उसके चलते आप 500 या 515 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास भी अपना टाइट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। हालांकि स्टॉक 560 के लेवल्स भी टच कर सकता है आने वाले कुछ दिनों में, बट जस्ट दैट कि ऑलरेडी इतना रनअप आया है और वॉल्यूम्स हमको हल्के से इसमें ड्विंडल होते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा समय स्पेंड करे बिफोर हिटिंग दैट लेवल। बट जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी is very clearly taking the stock to 560 even 580 kind of levels in the coming days. में भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ऐड हो रही है। इसमें बड़ी खबर ये थी 2 दिन पहले GQG ने इसके अंदर बड़ा हिस्सा खरीदा है। 100 रुपए का भाव ये क्रॉस कर रहा है। शगुन वाला नंबर है 101 के आसपास, अगर ये पहुंचा तो चंदन क्या लगता है ये शगुन का नंबर बनेगा? इसके लिए क्रॉस कर रहा है 100 रुपए का भाव। मेरे हिसाब से शगुन के नंबर के बाद तो नई ब्लेसिंग्स इस काउंटर को मिलेगी। इनफैक्ट हम काफी पॉजिटिव है। पिछले 3 महीने 4 महीने से काउंटर याद है मुझे 65-70 से हम रिकमेंड कर रहे हैं और 115-120 का टारगेट है। तो अभी भी 15-20% के अपसाइड है। आप देखोगे कि रोल ओवर्स की एक्टिविटीज और जो कॉर्पोरेट एक्टिविटीज थी वो सारे पॉजिटिव यहाँ पे ट्रिगर बन रही है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। जिनके पास है वो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अब 96-97 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 104 और 111 तक के स्विंग को प्ले करने के लिए। तो ये तो IDFC फर्स्ट बैंक की बात हुई। केमिकल स्टॉक्स भी अच्छा मूव कर रहे हैं। मिड कैप स्पेस के दीपक नाइट्रेट हो, नवीन फ्लोरीन, दोनों में अच्छी खासी मूव देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त जो व्यूवर्स ऑप्शन का ट्रेड ढूंढ रहे हैं उनके लिए हमारे पास खास सेगमेंट है। ऑप्शन का चैंपियन आदित्य अरोड़ा से बात करते हैं। ऑलराइट, मॉर्निंग आदित्य, बताएं क्या है आज का ट्रेड? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए थोड़ा टाइम पहले हमने मेटल स्टॉक्स को टारगेट किया था, अभी शुगर स्टॉक्स को टारगेट करेंगे।
क्योंकि पूरी कमोडिटी साइकिल अपटर्न की तरफ है, तो अभी ट्रैक्शन शुगर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। तो इसमें बलरामपुर चीनी के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में काम करेंगे, 400 का कॉल बाय करेंगे 19.50 में और 440 का कॉल सेल करेंगे 5.40 में। मार्जिन रिक्वायर्ड है इसमें 91,482, मैक्सिमम लॉस रहेगा 22,560 और मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 41,440। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है, स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुनाफा बनेगा। क्या एम करके चलना चाहिए? आपने हिट स्ट्रैटेजी तो बनाई है, एक कॉल को खरीदा और ऊपर की कॉल को बेचा है, फिर भी एक टारगेट क्या रख सकते हैं? फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट? बेसिकली इसमें 20 to 40 रुपीज का राइज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेस एक्सपेक्टेशन 450 के आसपास सारे टारगेट अचीव हो जाएंगे करीब करीब। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य ये स्टॉक आज समझाने के लिए। ठीक है, लेकिन इस बीच अच्छी जो मूव है केमिकल स्टॉक्स में तो जो बनी हुई है, कोई स्टॉक चंदन वेरी क्विकली बिफोर वी लेट यू गो, केमिकल स्पेस से आप स्टॉक को रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल, मैं दीपक नाइट्रेट पे फोकस करना चाहूंगा। और प्रियंका जी, मैं आपको डेटा सेटअप बताता हूँ कि सितंबर के महीने में पिछले 10 सालों में दीपक नाइट्रेट हमेशा पॉजिटिव रहा है और इस काउंटर में हमारी रिकमेंडेशन है पिछले 4-5 दिनों से। हमारा मानना है 2400 तक के टारगेट बनने चाहिए। पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, रोल ओवर पॉजिटिव है, लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है। यहाँ पे 2300 के कॉल पे फिर फोकस करो तो 2300 की कॉल पिछले 4-5 दिनों से 60 रुपए के आसपास का हर्डल ले रही थी, अब उसको बेस बना रही है। मेरे हिसाब से 60 के सपोर्ट से इस कॉल को लिया जा सकता है, 80-85 मिले 120 का टारगेट भी बन सकता है। तो दीपक नाइट्रेट पे फोकस रहेगा, दीपक नाइट्रेट की 2300 की कॉल में फोकस रहेगा और आई थिंक ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा जो पूरे महीने 10-12% का मूवमेंट आपको डिलीवर कर दे इस पर द डेटा और इस पर द चार्ट सेट। कैश में खरीदते तो 10-12% ऑप्शन का ट्रेड आपको बता ही रहे हैं और डेटा बैग हिस्ट्री भी इसको सपोर्ट कर रही है कि सितंबर में अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। चंदन बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। एक स्टॉक है जिंदल ड्रिलिंग। जिंदल ड्रिलिंग के चार्ट को लेके आए डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है कि जिंदल ड्रिलिंग ने पिछले 6-8 महीने में क्या किया है। आज 590 रुपये का भाव है, 1% ऊपर है, लेकिन पिछले 3 महीने में स्टॉक करीब करीब डबल हो चुका है। ऐसा क्या हो रहा है जिंदल ड्रिलिंग में, आपको इसीलिए हम मैनेजमेंट भी लेके आए हैं ताकि आपको पता चले और फंडामेंटल नज़रिए से भी आप बाज़ार को देखना भूलें ना, जहाँ पे एक री रेटिंग टाइप का काम हो रहा है फंडामेंटल्स के द्वारा, ऐसे स्टॉक्स को आप देखें। और पवन कुमार सोगी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। पवन जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चेहरे की शानदार मुस्कुराहट मुझे दिखाई दे रही है। आपके शेयर होल्डर्स बहुत ही खुश हैं आपके प्रदर्शन से, स्टॉक के भी और कंपनी के भी। और अब खबर ये आ रही है जो हमारी समझ में आ रहा है कि जो चार्टर प्राइसेस हैं, जो रिग्स के जिस कारोबार में आप हैं ड्रिलिंग के, वो बढ़ रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से आपकी कंपनी की जो अर्निंग्स कैपेबिलिटी है वो बहुत इंप्रूव हो गई है, विजिबिलिटी बहुत इंप्रूव हो गई है और इसीलिए लोग लाइन अप कर रहे हैं। हमें बताएं कितनी मजबूत आपकी अर्निंग्स दिख रही हैं, रेट्स कितना बढ़े हैं? ये जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही है कि प्राइसेस चार्टर्ड हायर के बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे सबसे पहले हमको एक रीजन समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीजन ये है कि 2016 के बाद करीब 5 से 6 साल कोई रिग का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ वर्ल्ड वाइड और बहुत सारी रिग जो हैं वो डिसमेंटल हो गई, जिसकी वजह से गैप आ गया डिमांड एंड सप्लाई में जैकब रिग की। इस समय जैकब रिग की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। वर्ल्ड में भी ऐसा पोजीशन है और इंडिया में भी ये पोजीशन है। ओएनजीसी जो 36 रिग लगाती है उसको अभी सारी की सारी रिग अवेलेबल नहीं है और चार्टर्ड रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के अंदर हमको 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। पहले कॉन्ट्रैक्ट का रेट था 44,000, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का रेट था 48,000 और तीसरे कॉन्ट्रैक्ट का रेट था 80,000 और एक रेट अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट और अप्लाई किया हुआ है जिसका की रेट हमको उम्मीद है कि 80,000 से भी ज्यादा जाना चाहिए। तो जो भी जैसे
रेट इंक्रीज होता है उससे हमारी टर्नओवर भी इंक्रीज होती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास में 5 रिग अभी हैं, 5 रिग में से 2 रिग हमारी ओन है, तो जितना भी रेट इंक्रीज हो रहा है वो सीधा का सीधा हमारी टर्नओवर में पार्टिसिपेट करता है और हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। और दूसरी चीज ये बताऊं कि ये जो अभी डिमांड सप्लाई का गैप है ये टेम्परेरी गैप नहीं है, क्योंकि नए रिग के कंस्ट्रक्शन में 2 से 3 साल का टाइम लगता है और अभी मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी अभी रिग जो है वो कंस्ट्रक्शन में नहीं है, तो नई रिग अभी कोई नहीं आने वाली है। तो ये जो 2 से 3 साल का पीरियड है उसमें ये रेट जो है वो स्टेबल रहने वाले हैं और रेट इंक्रीज होने वाले हैं। मतलब क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जो रेट है वो $1,00,000 से लेके $1,30,000 $1,40,000 तक है और इसी तरह के रेट की उम्मीद इंडिया में भी की जाती है कि इंडिया में भी जो रेट है अब ₹1,00,000 टच करना चाहिए और इससे जब प्रॉफिटेबिलिटी मतलब काफी हमारी बूस्ट होगी और ईबिटा और ये सारी चीजें जो है वो काफी बूस्ट रहेंगे। राइट मिस्टर रस्तोगी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस यूटिलाइजेशन कैपेसिटी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं आप, 100% यूटिलाइजेशन आपकी रही है और आपने मार्जिन की जो गाइडेंस भी दी है वो 30% से ज़्यादा की है लास्ट 4 क्वार्टर से हम देखें तो। लेकिन कंसिडरिंग कि आपके चार्टर रेट्स बढ़े हैं और आपकी मिनिमल कॉस्ट आपकी रही है, मिनिमल इंक्रीज कॉस्ट में भी रही है, तो क्या आप गाइडेंस थोड़ी बढ़ाना चाहेंगे या थोड़ा कंजर्वेटिव ही रखेंगे इस पर व्यू? आपको बताता हूँ कि हमारे जो 3 कॉन्ट्रैक्ट अभी हमको जो मिले थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा शुरू हुआ है मई के मंथ में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी हमारा स्टार्ट हुआ है जुलाई के मंथ में और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट अभी हमको उम्मीद है कि जो कि 80,000 रुपए का रेट है वो सितंबर के एंड में स्टार्ट होना चाहिए। तो अभी जो नए रेट्स अभी हमको जो मिले हैं उसका इफेक्ट अभी प्रॉफिटेबिलिटी में और टर्नओवर में आना बाकी है। तो हमको जैसे पिछले 3-4 क्वार्टर में हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ईबिटा 30% प्लस है, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ईबिटा जो है वो इससे ज्यादा ही ईबिटा होगा, क्योंकि अभी जो नए रेट है वो पुराने रेट से काफी ज्यादा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी काफी इंप्रूव करेगी और टर्नओवर भी काफी इंप्रूव करेगी। बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा रस्तगी जी, बहुत शानदार बात वो ये है, आपकी बातों से लग रहा है कि ये साइकिल जो आपको फेवर कर रहा है ये जारी रहेगा। तो नेक्स्ट 3 साल की अगर मैं बात करूं, एनालिस्ट को लगता है कि आपका 50% जैसा अर्निंग्स ग्रोथ का CAGR जिसे कहते हैं कंपाउंडेड एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ भी 30 से 40%, 50% तक की रूल्ड आउट नहीं है इस फेवरेबल साइकिल में 3 से 4%। क्या ये अनुमान ठीक होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट, बिल्कुल ठीक है। राइट। तो इतनी बढ़िया शानदार अर्निंग्स प्रोफाइल आपकी रहेगी 3-4 साल, तो ये जो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स होंगी इसको आप कहाँ लगाएंगे? आप इसको अच्छे डिविडेंड के तौर पे गिव आउट करेंगे शेयर होल्डर्स को, या आप कोई बायबैक भी कंसिडर कर सकते हैं रिटर्न ऑफ इक्विटी को इम्प्रूव करने के लिए, या आप कुछ एक्विजिशन करेंगे? कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी क्या होगी अगर इतना बढ़ा हुआ प्रॉफिट्स आएगा आपको? तो नहीं, अभी हम जो है वो सेकंड हैंड रिग परचेज करने का सोच रहे हैं कि अगर हमको कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम जो रिग परचेज करते हैं वो जब को हमको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ONGC के साथ में तभी हमारी कंडीशनल परचेज होती है। तो वी आर लुकिंग फॉर द एक्विजिशन आल्सो, और नई रिग भी हम परचेज, ओल्ड रिग भी हम परचेज कर सकते हैं, बट नई रिग का कोई प्लान नहीं है परचेज करने का। और दूसरा एक और है कि हमारी ग्रुप कंपनीज के अंदर 3 रिग हैं, वो रिग भी हम परचेज कर सकते हैं। और एक रिग के लिए अभी हम शेयर होल्डर का अप्रूवल ऑलरेडी ये अगस्त के मंथ में ले चुके हैं, तो एक रिग हम ग्रुप कंपनी से भी परचेज कर सकते हैं और बाहर से सेकंड हैंड भी परचेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द ONGC इन एडवांस, क्योंकि बिना कॉन्ट्रैक्ट के हम रिग परचेज नहीं करेंगे। क्रिया हम ट्रैक करेंगे आपकी ये जर्नी रुस्तगी जी, और हम आशा करते हैं कि खूब फायदा मिले आपको इस साइकिल का। सिक्लिकल इंडस्ट्री है, 3-4 साल तो आपको दिख ही रहे कि बढ़िया अर्निंग ग्रोथ होने वाली है। स्टॉक में थोड़ा एक्शन आ गया है, लेकिन कुछ एक्शन शायद जारी भी रह सकता है। शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी।
ये स्टॉक ले आइए, 600 रुपये का भाव है, नीचे से डबल हुआ है। एक बार कपिल से व्यू ले लेते हैं कि यहाँ से क्या जर्नी रह सकती है स्टॉक की। कमेंट्री तो हमने अपने व्यूअर्स को सुनवाई दी है। कपिल बताइए, जिंदल ड्रिलिंग 590 का भाव है, थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है लेकिन जमा कर सकते हैं आप धीरे धीरे। जिंदल ड्रिलिंग का यानी काफी अच्छे टाइम से एक अच्छा मोमेंटम आया है। लेट्स से कि 2012 से लेकर 2022 तक इसका कुछ खास ट्रैक्शन नहीं था। 273 के लेवल के यहाँ पे वो रेशन ले रहा था, लेकिन जब भी 273 का लेवल इसने ब्रीच किया हुआ है तो 600 रुपए तक आने के लिए उसने ज्यादा टाइम नहीं लिया हुआ है और डेली चार्ट में भी काफी शार्प वे में अपसाइड मोमेंटम आ रही है। तो फ्रेश बाय करना हो तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन पे हमें देखना चाहिए, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। वैसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस रिट्रेस नहीं कर रहा है, काफी बार वो अपने रिट्रेस करता है। 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 27 पीरियड मूविंग एवरेज जो हम ट्रैक करते हैं तो काफी बार उसका एक रिएक्शन देखने मिला है। तो 590 का लेवल अभी चल रहा है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज में देख रहा हूँ तो 540 तक की आती है। तो रिट्रेसमेंट में यहाँ पे इसको बाय करना चाहिए, ना ही कि ऑन द मूव में। और पोटेंशियली मैं इसके जो टारगेट की अपसाइड पोटेंशियल देख रहा हूँ तो सबसे पहला इसका इमीडिएट हर्डल लेवल 680 के लेवल के यहाँ पे आता है। तो रिट्रेसमेंट में बाय करना बनता है और थोड़ा सा पोजिशनली हम इसको प्ले आउट करते हैं तो 680 के भी टारगेट हमें इसमें देखने मिल सकते हैं। खैर इस बीच अगर आप देखें तो जैसे हम कह रहे थे आपको शुरुआत में कि मार्केट ने 10-15 मिनट बाद अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। अब आप निफ्टी बैंक देखेंगे वो करीब 50 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी आप देखेंगे वो 50 पॉइंट ऊपर है। तो दोनों बाकायदा डेज हाई पे है। जो पहले 10 मिनट का झटका लगना था वो लग के ख़त्म हुआ है। दूसरा एक पॉइंट, अब वो सारे शेयर्स पकड़ बना रहे हैं जहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी या फिर जिनका रोल ओवर काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आया था। उसमें एक शेयर था जी एंटरटेनमेंट। एकाएक पिछले 10 मिनट के अंदर ये शेयर 10 रुपये चल गया और इसने सारे रेजिस्टेंस 70, 72, 74 एक ही झटके के अंदर तोड़ दिए और बाकायदा डेज हाई पे आ गया। खुश जिंदल ड्रिलिंग की मैनेजमेंट नहीं आती तो शायद मैं आपसे 5 रुपये 10 रुपये पहले और पूछ लेता, क्योंकि उसी समय ही चलना शुरू हुआ था ये। लेकिन अभी भी इसमें इतना दम है कि 300 हो जाएगा इस सीरीज के अंदर। बिल्कुल है, क्योंकि जो हमने एक शार्प रन अप देखा था उसके बाद की प्रॉफिट बुकिंग आई है और वो भी 20 डे मूविंग एवरेज के पास ही आके थमी है, व्हिच मींस स्टॉक में इतनी कोई वीकनेस अब परसिस्ट नहीं कर रही है। हालांकि इसके अराउंड न्यूज फ्लो काफी रहता है तो उसके चलते वॉलेटिलिटी स्टॉक में बनी हुई है। बट अगर हम प्योरली इसको सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक की चाल रही है कि ब्रेकआउट, फिर राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड देन अगेन अ शार्प ब्रेकआउट। तो बिल्कुल अब उस ब्रेकआउट के कगार पे है। तो अगर इस सीरीज के हिसाब से होल्ड करना चाहे महीने भर के टाइम फ्रेम के हिसाब से तो 300 के लेवल देयर इज अ ब्राइट पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो है इसका 265 के पास लेके चले तो यहाँ से आपको 10 रुपए का डाउनफॉल और करीब 25 रुपए का अपसाइड, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी उस लिहाज से आपके लिए काफी फेवरेबल है। तो जी एंटरटेनमेंट में अब भी कोई लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहे तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल कंसीडर किया जा सकता है कोई भी लॉन्ग पोजीशंस अगर आपको यहाँ पे बनानी है। शेयर्स धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं। रिलायंस का योगदान आज काफ़ी काबिल तारीफ़ है, हालांकि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा नहीं चला लेकिन फिर भी ये अपने आप को ठीक करता हुआ दिख रहा है। सुबह से थोड़ी देर पहले मैंने आपको 3% में बताया था, वो करीब 6% अब ऊपर हो चुका है। एक दो शेयर ज़रा और पकड़ते हैं जहाँ पर थोड़ा दम है या फिर ये शेयर थोड़ा चलते हुए आपको दिखेंगे। उन्हीं शेयर की कड़ी में एक वर्धमान टेक्सटाइल के नाम से कंपनी है। कपिल आप चेक करेंगे वर्धमान टेक्सटाइल। जस्ट अ मोमेंट, मैं चार्ट इसका पैच कर रहा हूँ। जी, वीटीएल के नाम से ये जाना जाता है। तो वर्धमान टेक्सटाइल का जो जैसे कि हमने आईसीआईएल की भी बात की थी तो टेक्सटाइल स्टॉक तो काफी मोमेंटम है ही, और डेली चार्ट में मैं इसका मोमेंटम देख रहा हूँ तो काफी एक स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम देखने मिल रहा है। छोटा सा एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया था जिसका हमें ब्रेकआउट आज कल ही देखने मिल रहा था और आज इसका फॉलोअप साइन भी देखने मिल रहा है। 410 के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। उसका जो नेक्स्ट बेस्ट हर्डल लेवल जो हम देख रहे हैं वहां पे उस 430 के यहाँ पे हमें देखने मिलता है। स्टॉक ने अच्छा बेस बनाया हुआ है और वहां से ही फ्रेश ब्रेकआउट आता है तो काफी ब्राइट चांस बनते हैं कि स्टॉक में थोड़े से और भी हमें अपलेट शॉर्ट टर्म में देखने मिले। तो 20 रुपए का इजाफा मुझे करंट लेवल से इसमें आते हुए देखने मिल रहा है। 20 रुपए का इजाफा एथिकली देखा जाए तो करीब करीब 5% और चलने की कैपेसिटी है। 430 पे आके रुकेगा। कल जिनका ये शेयर खरीदा हुआ है ना उनका कंफर्ट ज़्यादा है। आज भी अगर ले लेंगे तो वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये ट्रेड अच्छा चल सकता है। सामने आपको मालूम ही है कि सर्दियाँ भी आ रही तो वर्धमान जैसे कई शेयर्स एकाएक थोड़े एक्टिव भी हो जाते हैं उसी समय ही।